हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 10 भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के सेशन के लिए, यानी कि 23-24 का जो सेशन है मार्च 2024 में जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उनके लिए ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को देख लेना पूरा कंप्लीट। भूगोल में से आपको एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। या फिर आपको मॉडल पेपर्स जो कि पैटर्न बदल के आए हुए हैं आपकी बार, उनकी वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आपको जो है PDF डाउनलोड करनी है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, मॉडल पेपर विद आंसर की PDF आपको चाहिए, सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए, या ये वाली जो PDF है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाली PDF पेड PDF ऐसे पैसे में बेच रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि यार मेहनत लगी है बहुत सारी लिखने में इसको, लेकिन YouTube में मैं सब फ्री करा रहा हूँ। तो देखो, अगर आपको ये परचेज करनी है तो वेबसाइट है cclchapter.com। सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर परचेज करनी हो ये PDF तो वेबसाइट पर शॉप नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। कोड यूज कर लेना परचेज करते टाइम CCL25, ताकि आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिले परचेजिंग टाइम पे। और बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर। पेपर हो गए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर के लिए आपको पैसा पे करना है। चाहो तो वीडियो देख के अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन रेयर ही देखने को मिलेगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके चांसेस एग्जाम में हैं, जो आ चुके हैं, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो, इसके बाद आपको जियोग्राफी का कुछ भी, ये वाली PDF में मैंने MCQ भी ऐड कर रखे हैं, मैप वर्क भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर इसको कंप्लीट याद कर लेते हो अच्छे से, भूगोल में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बाकी आपके ऊपर है, आप पढ़ते कैसा हो कैसा नहीं पढ़ते, वो आपकी मर्जी है पूरी। फिर अब शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर 1 है संसाधन और विकास। इसमें हम सारे चैप्टर करेंगे 1 to 7, जितने चैप्टर सारे के सारे अच्छे से समझते हुए करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। कई बार तो ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, 1952 में। ठीक है, इस नीति के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो कितना है? 33% क्षेत्र। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन पे लिखा हुआ मिलेगा, उन क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, बार बार आते रहते हैं, उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो उनके आंसर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल है नवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उदाहरण भी लिखने हैं हमको। वह संसाधन जो हमें प्रकृति से, नाम से पता लग रहा है प्राकृतिक, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण 2 उदाहरण देने थे, जल और वन। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताइए। यानी कि भूमि जो है खराब होती जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? वनों की कटाई। और भी कई सारे कारण हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट कारण यही है, वनों की कटाई, जिसकी वजह से भूमि खराब हो रही है। प्रति भूमि से क्या अभिप्राय है? प्रति भूमि यानी कि खाली छोड़ी हुई भूमि। यह कृषि योग्य भूमि है जिस पर 1 या इससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं की गई है। यही खाली भूमि, छोड़ी गई भूमि प्रति भूमि कहलाती है। यानी कि 1 साल से जिस पर हमने खेती नहीं करी है, वो ऐसे ही पड़ी है, तो उसको हम कहते हैं प्रति भूमि। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो वह 43%। ये जो है ना, ऐसे ऐसे जो सिंगल वर्ड वाले आंसर है, ये MCQ भी बना के पूछ लेते हैं एग्जाम्स में बहुत बार, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद करना। कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन ये MCQ में दे दिया हमको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार ये करते हैं बोर्ड वाले, MCQ को सिंगल क्वेश्चन को MCQ, मतलब सिंगल वर्ड में जिसका आंसर होता है, जैसे ये वाला होगा, छोटे छोटे जो वर्ड में आंसर होते हैं 1-2 वर्ड में, तो उनको जो है ये इंटरचेंज करते रहते हैं हर बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, MCQ को सिंगल डायरेक्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं, या इन क्वेश्चन को MCQ बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च नमी रखाव क्षेत्र वाली मृदा का नाम लिखिए। देखो, बहुत सारी मृदाओं के बारे में आपने पढ़ा चैप्टर में। सबसे ज्यादा नमी किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मिट्टी में होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं, और एक है नया जलोढ़ जिसको खादर के नाम से जाना जाता है।
भारत के विभिन्न मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं? मैदानों की हम बात करें वो है जलोढ़ मृदा से। मैदान कहाँ पर है वैसे पता ही होगा तुमको, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर का जो एरिया, मतलब ये जो जोन है मैप की, जब हिमालयन रीजन खत्म होता है, हिमालय का जो एरिया है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र शुरू होता है और उसमें जो एरिया पड़ते हैं वो किस मिट्टी से बने हैं? जलोढ़ मृदा से। मैप को देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। लावा यानी कि जिसको मैग्मा के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इससे निर्मित मिट्टी का नाम बताइए। लावा से एक ही मिट्टी बनती है, वो है काली मिट्टी, जिसमें कपास उगाया जाता है। सबसे फेमस काली मिट्टी उसी चीज के लिए है। चाय और कॉफी के लिए खालिस्तान मिट्टी सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है, काली या लेटराइट? तो वो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। और जहां पर लेटराइट मिट्टी है वहीं पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? और करके भी हमें क्वेश्चन है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? देखो, और करने का यहाँ पे मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछ ले या ये वाला पूछ ले, आंसर आपको सेम ही टेपना है वहां पे, ठीक है ना। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे हम जल की बर्बादी कर रहे हैं तो आने वाले समय में जल खत्म नहीं हो जाना चाहिए धरती पर से, तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो जमीनी जल है, जमीन के अंदर जो पानी है, वो हो सकता है हम अभी यूज करके उसका दोहन करके जो है बाद में वो आने वाली पीढ़ी के लिए ना बचे। तो ये वही कह रहे हैं कि हमको इस तरीके से विकास करना है कि आने वाली पीढ़ी उस जो चीज़ हमारे पास है वो उनके पास भी एटलीस्ट हो, ठीक है। उस हिसाब से हमें तरक्की करते जाना है। संसाधन क्या है? मृदा संसाधन की व्याख्या करें। संसाधन क्या है? देखो, ये ऐसे सिंगल है, इसमें पूछ लेते हैं तो इसमें आपको बस संसाधन क्या है तो वो यहीं तक लिखना है। संसाधन क्या है, मृदा संसाधन की व्याख्या कीजिए, तो वो आपको पूरा आंसर फिर लिखना है। संसाधन क्या है देखते हैं पहले। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे संसाधन कहा जा सकता है। मृदा संसाधन क्या है उसके बारे में बात करते हैं अब। मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये ध्यान रख सकते हो आप, नवीकरणीय है कि गैर नवीकरणीय है। यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों का समर्थन करता है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। राहत, मूल चट्टान या आधार चट्टान, जलवायु, वनस्पति और जीवन के अन्य रूप और समय मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि वो सारी चीजें मिलके मिट्टी का निर्माण करती हैं। प्रकृति की विभिन्न शक्तियां जैसे तापमान में परिवर्तन, बहता हुआ पानी, हवा और ग्लेशियरों की गतिविधियां। ये ग्लेशियर होते हैं जो बर्फ की जो बड़े बड़े पहाड़ जमे होते हैं उनको ग्लेशियर बुलाया जाता है। तो उनकी गतिविधियां, डिकम्पोजर की गतिविधियां, यानी कि जो है गलता सड़ता है ना, वो डिकम्पोजर होते हैं, उनको बोलते हैं। जो कचरा वगैरह सड़ जाता है ना उसमें, मतलब कुछ केमिकल डाल देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, आदि मिट्टी के निर्माण में योगदान करती हैं। मिट्टी के निर्माण रंग, मोटाई, बनावट, उम्र, रासायनिक और भौतिक गुण के लिए जिम्मेदार कारकों के आधार पर भारत की मिट्टी को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत भी किया जा सकता है। मतलब अलग अलग टाइप की मिट्टी हम बता सकते हैं। अगर देखो ये पूछ ले आपसे क्वेश्चन में साथ में कि इसके प्रकारों का भी वर्णन कीजिए, हमसे सिर्फ पूछा है मृदा संसाधन की व्याख्या कीजिए, तो हमें इतना सा लिखना है। लेकिन अगर पूछे कि साथ में इसके प्रकार भी बताइए, तो आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी यहाँ पे बतानी पड़ सकती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, जो भी है सारी मिट्टी यहाँ पे नाम भी लिखने पड़ सकते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो उनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का अर्थ है। लेटर शब्द का क्या अर्थ है? ईंट। ब्रिक बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ईंट। जो ईंट घरों में लगती है वही ईंट। लेटर का मतलब है ईंट, लेटराइट जो शब्द है। और ये मिट्टी ईंट जैसी ही है, लाल मिट्टी होती है और कठोर मिट्टी होती है, इसीलिए इसको लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सोइल कहा जाता है। यानी कि ईंट जैसी मिट्टी कहा जाता है सीधे शब्दों में कहे तो। जैसे ईंट का बुरादा सा नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है, तो वैसी सी होती है ये मिट्टी लगभग। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? कितने पर है? 30% पर।
काली मिट्टी को एक वेन डायग्राम आपकी बुक में पर्वत और जो है मैदानी इलाकों उनको लेके एक वेन डायग्राम है जिसमें ऐसे कुछ छाप रखा है प्रतिशत में, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। ये वाले वहीं से एक ही डायग्राम में से आ रहे हैं सारे 2-3 क्वेश्चन। काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं रेगर मृदा। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? 2 उदाहरण भी देने हैं, दोनों के 2-2 उदाहरण भी देने हैं हमको और साथ में डिफाइन भी करना है, डेफिनेशन भी देनी है। जैव संसाधन, ये संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसा कि नाम से पता है जैव यानी जिंदा है, इनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, मछली का पालन, मत्स्य बोलते हैं हिंदी में उसको, वनस्पति और जीव। अजैव संसाधन, ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम बताइए। एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। संभाव्य, नाम से पता लग रहा संभावना है जिसकी, बस वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध तो हैं लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है, संभाव्य संसाधन है। जैसे कि मतलब उदाहरण के तौर पे देखें, गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा और राजस्थान में पवन ऊर्जा का पूरा स्कोप, यानी कि तुम राजस्थान में पूरे में सोलर पैनल लगा दो, गुजरात में लगा दो, तो पूरा स्कोप है, हम वहाँ से सौर ऊर्जा जो है इकट्ठी कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम पूरी ऊर्जा का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम भाई हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती हैं, तो वो है संभाव्य संसाधन। हो सकता है हम भविष्य में पूरा उपयोग करना उसका सीख ले, उस पूरी ज़मीन को सोलर पैनल से भर दे, सौर ऊर्जा वहाँ से इकट्ठी कर पाएँ। वैसे ही राजस्थान में हवाएं तेज चलती है, पवन ऊर्जा का भी अच्छा जो है स्कोप है वहाँ पे, तो इस तरीके से जो है ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है, जिसकी संभावना है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मतलब पहाड़ों में जो मिट्टी कट जाती है ना, बह जाती है मिट्टी, तो उसको रोकने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम मिट्टी को बिल्कुल चक्का जाम कर दोगे, मैं नहीं जाने दूंगा मिट्टी को यहाँ से, मिट्टी तो जाएगी, लेकिन हम उसके बहाव को, कटाव को कम कर सकते हैं बस। जैसे सीढ़ीदार कृषि करो, सीढ़ीदार कृषि पता है ना, मतलब एक जगह पे खेती करी, फिर थोड़ा सा ऐसे ढलान होती है, फिर नीचे एक फ्लैट बनाते हैं वहाँ पे खेती, फिर ढलान होती है। मतलब पहाड़ पहले कैसा था, पहले था ऐसा टेढ़ा करके, उसको हमने काट दिया है ऐसे सीढ़ी टाइप में, और फिर ऐसे करके उस पर यहाँ पे फ्लैट एरिया जो है वहाँ पर खेती कर रहे हैं। और उससे क्या होता है, ऊपर से जब पानी आता है तो वहाँ पर यहाँ पे जो है छोटी छोटी डोर बना दी जाती है पानी रोकने के लिए, हल्का हल्का, तो वो धीरे धीरे जो है ऐसे नीचे जाता है पानी भी, लेकिन मिट्टी उससे कम बहती है इसकी बजाय। दूसरा है समुचित जुताई। जुताई भी हम ठीक ठाक तरीके से करें तो पट्टी कृषि, पट्टीदार कृषि होती है, हमारे पट्टियाँ बना के पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक पट्टी बना सकते हैं ताकि पहाड़ों की मिट्टियाँ उड़ ना जाए। तो ये सारे तरीके जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनीकरण संसाधन क्या है, परिभाषा दीजिए। नाम से ही पता लग रहा है नया, यानी वापिस ला सकते हैं जिनको, वे संसाधन जिन्हें बार बार पुनर्जीवित या पुनः उपयोग किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गई, मिट्टी, तो ये दोनों वो चीज़ें हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, अगर ज़मीन से निकाल के बाहर फेंक दोगे नदियों में, तो फिर नदियों का समंदर में, फिर समंदर से ले आना उठा के, वो ख़त्म नहीं हो रहा, बस तुम्हारे पीने लायक नहीं रहा, वो अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदा, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, इसके प्रकार लिखने हैं। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता भी रहा था कि उसमें मृदा के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, तो मृदा के प्रकार आप यहाँ से याद वैसे भी कर लोगे। तो देखो, मृदा के प्रकार देखते हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, वन मृदा। ठीक है, ये जो है सारे प्रकार हैं मिट्टी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ? यानी कि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई अभी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हुआ, तो उसके बाद में जो है हमारे जो संसाधन थे वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। मतलब पहले यूज होते थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने लग गए। तो कैसे हुआ ये, ऐसा क्या कर दिया हमने, वो हमें बताना है। तो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जैसे हमें पानी चाहिए, पानी हमने पहाड़ों में तो ऐसे ही आता है फ्री में,
बस उसका रास्ता हमें चाहिए कि वो हमारे घर तक पहुंच जाए, तो उसमें हमें थोड़ा जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल से निकालना पड़ता है, लेकिन पानी की कीमत हम पे नहीं कर रहे हैं। शहरों में अलग बात है कि तुम पे कर रहे हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे पानी, वो उनका भी खुद का खर्चा नहीं है, बस बिजली से बाहर निकालने का खर्चा है वो, है ना। तो वो सब कुछ फ्री है, प्रकृति ने जो हमें दिया वो सब कुछ फ्री में दिया है, लेकिन मनुष्य संसाधनों का दोहन कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है। तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों की अधिक खपत अधिक खपत हुई। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। तो ज़्यादा खपत होने लग गई इसकी संसाधनों की, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रौद्योगिकी में वृद्धि के साथ हम संसाधनों का आसानी से और तेजी से दोहन कर सकते हैं। पहले कुएं हुआ करते थे, तुम्हें एक बाल्टी निकालनी है, तुम्हें मान लो एक टब भरना है बड़ा सा, ठीक है, तो तुम पहले क्या करते थे, बाल्टी से। अब पहले जो है मान लो तुम्हें नहाना भी हो, 2 बाल्टियों से नहाते हो, अब पहले जो है 1 बाल्टी में काम चला लोगे, क्योंकि तुम्हें कुएं से खींच के निकालना है, परेशान नहीं होना चाहते ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो तुम मिसयूज कर रहे हो, है ना। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हमें अधिक आराम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहले घरों में एसी नहीं थे, है ना, कूलर भी नहीं थे, इवन लोग ऐसे ही बैठे रहते थे, तो बिजली यूज ही नहीं होती थी, और बिजली थी भी नहीं, सच में सच बताऊं तो बिजली नहीं थी तब भी लोगों को काम चल रहा था। अब बिजली है, अब भी काम चल रहा है, लेकिन इस बिजली को बनाने के लिए जो प्रकृति से हमें संसाधन मिले हैं उसका हम ज़्यादा लगातार यूज करते जा रहे हैं। विकास के साथ हमें मानव शक्ति की तुलना में अधिक यांत्रिकी शक्ति की आवश्यकता होती है, जिस कारण संसाधनों की अधिक खपत होती है। यानी कि हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जाते हैं, हमें जो है मशीनों की और उन चीज़ों में जो है फ्यूल चाहिए और अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो उन सब चीज़ों में जो है क्या चाहिए, कुल मिला के हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो यूज हो रहे हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई हमारे सामने, जो जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से हम हमारे संसाधनों का भी इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काली मिट्टी वाले राज्य का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें जो है एक राज्य का नाम पूछा जाता है। अब मैंने 3 राज्य लिख दिए ताकि तुम्हें कोई सा तो याद रह जाए, है ना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये तीनों याद रखना, इनमें से हो सकता है कोई सा तो याद आ ही जाएगा तुमको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वन और वन्य जीव संसाधन। इसमें हम जंगलों की बात करेंगे बेसिकली। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक कौन सी है, तो वो है प्रोजेक्ट टाइगर। ये इंग्लिश में नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, हिंदी में कहते हैं बाघ परियोजना। कोई सा भी लिख देना, दोनों मत लिखना, ठीक है, जो सा तुम्हें याद रहे वो लिख देना, दोनों सही हैं। तुम ऐसे करके लिख दो प्रोजेक्ट टाइगर तो भी सही है, बाघ परियोजना लिखोगे तो भी सही है, दोनों मत लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव और दूसरे जीवधारी किसका निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। यानी कि एक सिस्टम बनाते हैं, एक चैन सिस्टम पूरा, और उसका हम जो है बस एक हिस्सा हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव किसका पुनः सृजन करते हैं। हवा, पानी और मृदा का पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव पुनः सृजन करते हैं। यानी कि बार बार जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, हवा, क्योंकि पौधों को भी हवा चाहिए, पशुओं को भी चाहिए और सूक्ष्म जीवों को भी चाहिए, पानी भी सबको चाहिए, और मिट्टी भी सबको चाहिए, क्योंकि मिट्टी पे ही वो बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हगेंगे, सारा कुछ वहीं करना है। तो ये तीनों चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, और सबके लिए ज़रूरी है, इवन ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हम इंसानों के लिए भी। वनों के कोई 4 लाभ लिखिए। देखो वनों के तो तुमसे मैं पूछूं 10 लाभ लिख दो, तुम 10 भी लिख दोगे, आसान है बहुत ज़्यादा, है ना। वन हमें लकड़ी देता है, वन जल चक्र बनाए रखता है, वन से ऑक्सीजन मिलती है, वन से औषधीय पौधे उपलब्ध होते हैं, वन से शहद मिलता है, वन से ये मिलता है, वो मिलता है, और वनों में जानवर भी मिलते हैं, और उनसे बच के रहना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होते हैं जो वन्य जीव होते हैं, वन वाले जो जीव जंतु हैं, वनों में रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा और आनंद के लिए राज्यों द्वारा संरक्षित हैं। यानी कि एक राज्य है पार्टिकुलर, जैसे हरियाणा हो गया, तो हरियाणा में एक इलाका जो है उनके लिए बोल देंगे कि इस इलाके में किसी को शिकार नहीं करना, कोई यहाँ पे लकड़ी वकड़ी नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे उनको हम राष्ट्रीय उद्यान बुला देते हैं, ताकि वहाँ पर जो रह रहे जंगली जीव हैं वो सुरक्षित रह सके।
अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए। आरक्षित वन यानी कि सुरक्षित कर रखे हैं वो वन, वही है, सेम सा ही है, सेम फंडा इनका भी। ये थोड़े इनमें जो रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम होते हैं, जैसे जैसे हम हाई लेवल पे सिक्योरिटी बढ़ाते जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जीव जंतुओं के लिए नहीं, इंसानों के लिए, क्योंकि जीव जंतु किसी को नहीं मार रहे, इंसान ही मार रहे जीव जंतुओं को। आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। यानी कि बचा रखे हैं वो हमने, आरक्षित है, सुरक्षित बचा रखे हैं भाई, कभी तो काम आ जाएंगे, तब तक जो जंगली जीव रह रहे हैं वहाँ पे रहते रहो, लेकिन हमने उनको बचा रखा है, उन वनों को। हमें जो है लकड़ी चाहिए उसके लिए बचा रखा है, हो सकता है हमें वन से कुछ मिलता हो उसके लिए बचा रखा है, या कोई और पर्पस हो हमारा, लेकिन उनको बचा रखा है। ये सिर्फ देखो, राष्ट्रीय उद्यान बचा रखा है सिर्फ जानवरों के लिए, आरक्षित वन बचा रखा है अपने फायदे के लिए, जानवर तो रहते ही हैं फिर उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवर। किसी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णन करें। ये जैसे ये बड़े, इतने बड़े से आंसर आपको मिले तो समझ लेना बड़े क्वेश्चन है वो, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो। वैसे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग टाइप में, अब की बार ऑप्शन में मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री मिलेगा, इस टाइप से दिए जाएंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। वर्णन करें कि समुदायों ने भारत में वनों और वन्य जीवों को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया है। अलग अलग समुदायों ने कैसे जो है जंगली जानवरों को और वहाँ पर जो जंगल में जीवन चल रहा है उनको कैसे बचाया है। भारत में कई पारंपरिक समुदाय अभी भी जंगलों में रहते हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, और वन उपज पर निर्भर है, वनों से जो मिलता है उसी के ऊपर निर्भर है। ये समुदाय वनों के संरक्षण के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ होते हैं ना शिकारी टाइप के लोग, तो वो जो है वहाँ पे वनों में जाते हैं, जानवरों को मारते हैं, पेड़ काटते हैं, तो उनकी रिपोर्ट वो सरकार को करते हैं, फिर सरकार उनको पकड़ लेती है और इस तरीके से वो वनों की सुरक्षा कर रहे हैं खुद के। मतलब जैसे ये है कि जैसे आपने अपने घर में 4 दीवारी कर रखी है ना, तो आप अपने घर की सुरक्षा करते हो, वैसे ही जो है जो वनों में लोग रहते हैं वो अपना घर समझते हैं वन को, और वो अपने वनों की सुरक्षा कर रहे हैं सरकार की सहायता से। जैसे देखो, राजस्थान के सरिस्का बाग रिजर्व में ग्रामीणों ने खनन गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी कि जो खुदाई होनी थी वहाँ पे, लेकिन लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ आई थिंक, और सरिस्का बाग रिजर्व वहाँ पे जो है ये रिजर्व है, और वहाँ उनको जो है अपने वनों को बचा लिया। अभी भी चल रही है छत्तीसगढ़ में लड़ाई, पता नहीं क्या होगा उसका फैसला। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के स्थानीय समुदायों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर अपने नियम और कानून निर्धारित कर दिए, जिसमें किसी की मदद नहीं चाहिए उनको, वो खुद ही 1200 हेक्टेयर में। उन्होंने इसका नाम भैरवदेव डाक सेंचुरी रखा है। इन जमीनों पर शिकार की अनुमति नहीं है और बाहरी अतिक्रमण निषिद्ध है, यानी कि बाहर से कोई लोग आकर वहां पर घर नहीं बना सकते, रह नहीं सकते। 1200 हेक्टेयर की जमीन, 1200 किले के आसपास मान लो तुम, तो इतनी जमीन को उन्होंने सुरक्षित किया है 5 गांव के लोगों ने मिलके, समुदायों ने मिलके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, ये तो नाम सुना ही होगा तुमने, चिपको आंदोलन, जिसमें ये वनों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे। वनों की कटाई को रोकने के लिए हिमालय क्षेत्र में शुरू किया गया था ये। स्थानीय समुदायों के लोगों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया, स्वदेशी प्रजातियों की खेती और संरक्षण किया गया, यानी कि अपनी जो प्रजातियां हैं अपने देश की, उनको जो है बचाने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। तो इस तरीके से अलग अलग समुदाय काम कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और वनों के क्षरण को रोकने के से कई लाभ भी प्राप्त हमको हुए हैं। वैसे देखो, फायदा ही है यार, पहले वन थे तो खुश थे लोग, है ना। अब जैसे जैसे वन घटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बीमारियां उससे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अभी भी यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको किताबों में बच्चों को पढ़ा देते हैं कि वनों को बचाओ, वन जरूरी है, प्रदूषण ना करो, ये करो वो करो, और अभी जो है छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा जंगलों की कटाई हो रही है कोयला निकालने के लिए। तो अलग ही सीन चल रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं लोग, अपना फ़ायदा भी चाहिए सबको और पर्यावरण को खराब भी नहीं होने देना चाहते। अब शायद वो ऐसा चाहते हैं हम लोग पर्यावरण बचाएं और जो अमीर लोग हैं वो पर्यावरण उजाड़ते रहें।
जो भी है वो वही जाने। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर है हमारा तीसरा चैप्टर, जल संसाधन। ये हमने ऊपर 2 चैप्टर जो करे हैं इनमें से बड़े क्वेश्चन की उम्मीदें नहीं है, छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 4th चैप्टर में से आएगा, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है 4th चैप्टर के। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर देख लेते हैं, जल संसाधन। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण, नाम से पता लग रहा है वर्षा के जल को संग्रहण करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। वर्षा के जल को उपयोग के लिए सहेजने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण मुख्य रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर पानी नहीं है। कौन सा पानी? अंडरग्राउंड पानी नहीं है, या फिर नदियाँ नहरें नहीं हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वर्षा होती है तो उसके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि वो एटलीस्ट जिंदा रह सके, तो इसे कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत जल किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है भूमि के अंदर का जल है ना, वही है, जैसे जमीन में से बोरवेल करके निकालते हैं जिस पानी को, उसे ही कहते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। कुएं और ट्यूबवेलों से प्राप्त जल भूमिगत जल है। जल संभर विकास क्या है? जल के भंडारण की विधि में होने वाले विकास को जल संभर विकास कहा जाता है। यानी कि जल को जो है हम, क्या होता है, पहले पानी ऐसे कुएं में रख देते थे, कुएं में काई लग गई, खराब हो गया, अब उसके लिए, और आधी बार ऐसा होता था कुएं की जमीन कच्ची है, पानी को मिट्टी पी गई और ठन ठन गोपाल वहाँ पे हो गया, जल संग्रहण हमारा है ना, तो खराब हो जाता था। अब जो है पक्का जो है सिस्टम बनाया जाता है। तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है तो जल के भंडारण को, जल को जो स्टोर करते हैं, जैसे अब तो प्लास्टिक की टंकियाँ आ गई है, तो ऐसे जो है पानी को रखने की, जो है स्टोर करने की विधि के विकास को जल संभर विकास कहा जाता है। समझ गए? इसका उपयोग वर्षा जल संचयन में किया जाता है, पानी के, वर्षा के जल को इकट्ठा करके संभाल कर रखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, किसे कहते हैं? इसके कोई 3 लाभ लिखिए। बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। बहुउद्देशीय, नाम से ही पता लग रहा है बहु यानी कि बहुत सारे उद्देश्य एक ही काम से हो जाए। जैसे होता है ना, एक तीर से 2 निशाने, वैसा ये एक तीर से 10-12 निशाने, है ना। तो ये वैसे वाले प्रोजेक्ट होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। नुकसान कोई बताएगा नहीं, क्योंकि भाई नुकसान बताएंगे तो फिर लगाने कौन देगा इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सुना करो बस तुम। चलो देखो क्या क्या है अच्छी बातें। बहुउद्देशीय परियोजना उस प्रकार की परियोजना है जो एक ही समय में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, मछली प्रजनन, मछलियों के प्रजातियों को पैदा करना, मृदा संरक्षण। सभी बांध, डैम जो होते हैं, इसकी एक ही परियोजना से होता है। यानी कि हमने एक बांध बना दिया तो इससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, बिजली पैदा भी कर सकते हैं, बांध की मदद से बाढ़ को नियंत्रित भी कर सकते हैं, मछली पैदा भी कर सकते हैं, और मिट्टी के बहाव को भी रोक सकते हैं। चलो अच्छी अच्छी बातें पता लग गई ना, खुश हो जाओ। अब ये मत बोलना कि डैम में पानी ज़्यादा हो गया तो सब आगे का तहस नहस कर देता है, फिर वो मत पूछना तुम, बस अच्छी अच्छी बातें सुना करो। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बढ़िया है, 1 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। चलो भाई पूछ लिया, अब तो इन्होंने नुकसान भी गिनवाई, तो हमको जब हो ही गया तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के क्या नुकसान हैं। देखो जैसे इसमें पूछा नुकसान, तो सिर्फ नुकसान बताने हैं, फायदे पूछे तो फायदे बताने हैं, लाभ और नुकसान पता है ना क्या होते हैं। तो लाभ तो पता लग गया है, बांध की हम बात करेंगे बस यहाँ पे। सिंचाई प्रदान करना, ओ माय गॉड, बिजली पैदा करना, जल आपूर्ति यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो उसको प्रदान करना, बाढ़ पर नियंत्रित रखना, मछली प्रजनन में सहायता प्रदान करना, औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करना। अब कमियां सुन लो। जल के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करना, जिससे फिर और दिक्कतें होती हैं। पानी के साथ खराब तलछट का प्रभाव, नदी में जलीय जीवन के लिए खराब आवास, प्रजातियां बीमार हो जाती हैं, बहुत सारी मर भी जाती हैं। स्थानीय समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, जहां पर बांध बनाया जाता है वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। मौजूदा वनस्पति को जलमग्न कर देना, अगर वहां पर कोई वनस्पति है तो उसको जो है पानी में डुबा के मार दिया जाता है। मिट्टी का अपघटन होना, और वहां पर उस बांध का जहां तक पानी इकट्ठा हुआ है उस सारे पानी के इलाके में जो अच्छी मिट्टी है वो सारी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये है थोड़े से नुकसान, थोड़े से ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है।
हाँ थोड़े से ही कहेंगे, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे अगर एक सेक्शन आता है तो भी 5 नंबर में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटों में ही लिखना, लेकिन जो आंसर मैंने पॉइंटों में लिखे पॉइंटों में लिखने हैं, जो डायरेक्ट ऐसे लिखे हैं फ्लो में ऐसे करके तो वो ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्या होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, नमी नहीं होती जहां पर, में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो राजस्थान में जहां पर पानी की कमी है वहां पर वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कई कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में पीने के पानी के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक, यानी कि जमीन के अंदर जो है रूम से बना रखे हैं या टैंकर का उपयोग किया जाता है। इन्हें एक पाइप के माध्यम से घरों की ढलान वाली छतों से जोड़ा जाता है। टैंक में वर्षा का जल 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है, यानी कि एक बार बारिश हो गई 3, 4, 5 साल तक वो पानी इकट्ठा रहता है, वहां पे खराब नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है वर्षा जल शुद्ध होता है और उनके फिर जो है नॉर्मल दिनचर्या में वो काम आता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारणों का संक्षिप्त में वर्णन करें। जल दुर्लभता, नाम से पता लग रहा है जल दुर्लभ हो गया है, नहीं मिलता। कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, इसे ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। राजस्थान में महिलाओं को मटका संतुलित कर पीने का पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है सिर्फ पीने के लिए। स्वीडिश विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार पानी की कमी तब होती है, ये बड़ा साइंटिस्ट था तो इसने कहा था कि पानी की कमी तब होती है जब पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम हो जाती है। हम तो भाई यही कहेंगे जहाँ पीने का पानी नहीं निकल लो वहां से, है ना। तो लेकिन फिर भी लोगों को रहना है तो ये बोलेंगे भैया पानी की कमी है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ उनकी जगह है यार, वो ज़मीन है तो वो नहीं छोड़ के जा सकते उसको, और पीने के पानी की समस्या से जूझते रहते हैं। कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी गलतियों की वजह से जहाँ पर पानी की कमी नहीं थी वहाँ भी कमी कर देते हैं ज़मीन के पानी को मिसयूज करते हुए। और इसीलिए हमको बस ये कहा जाता है कि पानी बचाओ, और कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर है उसको मिसयूज करके उस जगह को बर्बाद मत करो, इसीलिए कहा जाता है पानी को बचा लो। चलो अब कारण देखो कि क्या कारण है। कारण पूछे थे ना हमसे कि जल दुर्लभता क्या है, वो तो हमें पता लग गया। यहाँ तक भी लिख सकते हो आप आंसर को, इसको अगर आगे की बकवास इस वैज्ञानिक की याद ना हो तो तुमको विशेषज्ञ की। इसके कारणों पर चर्चा करनी है कि क्यों जो है जल दुर्लभता होती है। कारण है, कम वर्षा के कारण पानी की कमी हो जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, जहाँ पे सूखे पड़ते हैं। मौसमी वर्षा में भिन्नता, मान लो दिसंबर में बारिश होनी थी लेकिन बारिश हुई मार्च में तो गड़बड़ हो जाती है पूरी। जल का अत्यधिक दोहन, पानी की बर्बादी, सबसे बड़ा कारण यही है। पानी का अत्यधिक उपयोग, ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ज़रूरत से। पानी तक असमान पहुंच, पानी हर जगह बराबर नहीं होता, वहाँ पर नहीं है तो वो भी कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मांग, ज़्यादा पानी चाहिए तो अब ज़्यादा पानी कहाँ से लाएं, पानी तो उतना ही है और उसको भी लोग फेंके जा रहे हैं, तो भाई समस्या तो होगी, है ना। अगला प्रश्न अगला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में से इतना ही था, इसमें से मैप आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें से मैप देखा गया है। बाकी मैप वाली वीडियो देख लेना आप, उसमें से समझ आ जाएगा। इसमें से बड़े क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, मतलब जो मेन है ना लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वो ये वाला चैप्टर है। अभी के जो हमने शुरू के 3 चैप्टर करे हैं इनमें से आएंगे 1, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, बाद के चैप्टर भी ऐसे ही हैं छोटे छोटे से। चलो अब कृषि वाला चैप्टर देखते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से याद करना, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग बड़े बड़े से मिलेंगे आपको। कृषि के प्रकार बतलाते हुए, ये बतलाते हुए क्या होता है भाई, बतलाते हुए चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि चाय कैसे उगानी है और कृषि कितने प्रकार की होती है वो बतानी है। कृषि विभिन्न प्रकार की होती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि जिसमें जिंदा रहने के लिए हम खेती करते हैं बस। गहन जीविका कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक बेचने के लिए करते हैं, गहन जीविका हमारी जिंदगी चलाने के लिए, और प्रारंभिक जीविका बस गुजारे के लिए, ठीक है। अब देखते हैं चाय की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कि कैसी परिस्थितियां चाय उगाने के लिए चाहिए होती हैं। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी कि एक ऐसी जलवायु जो ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, एक मिड रेंज की जो जलवायु होती है वहाँ पर जो है ये पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ता है।
जो गहरी और उपजाऊ अच्छी तरह से सूखा मिट्टी और धरण और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध, यानी कि एक अच्छी मिट्टी है जिसके अंदर सूखी हुई मिट्टी, ना तो उसके अंदर ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ है, मतलब होती है ना एक ड्राई मिट्टी जो होती है वैसी सी, और कार्बनिक पदार्थ जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइप की मिट्टी में चाय उगाई जाती है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम ठंड मुक्त, नम जो होती है नमी से, और ठंड मुक्त यानी कि ज़्यादा पाला या ओस वगैरह वो चीज़ें जहाँ पर ना हो, बर्फबारी ना हो, तो वैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से बार बार होने वाली वर्षा कोमल पत्तियों की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती है, यानी कि धीमी धीमी जो है बूंदाबांदी होती है, हल्की हल्की सी बिल्कुल, तो वो जो है उस मौसम में चाय की खेती सबसे बढ़िया होती है। अगर ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, तो फसल जो है खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? कोई 4 लाभ लिखिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। दोनों में सेम ही आंसर लिखना है हमको। कृषि के वैश्वीकरण, नाम से जैसे पता लग रहा है कृषि का वैश्वीकरण, वैश्वीकरण होता है विश्व में जो है फैलाना उस चीज़ को, जैसे हम गेहूं उगाते हैं, हमारे पास बीज हैं, हम दूसरे देशों को दे दें, तो ये ऐसे जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अपने जो बीज हैं, अपनी जो तकनीकें हैं, उनको साझा करते हैं दूसरे देशों के साथ में, और उसी को हम कहते हैं कृषि के वैश्वीकरण, कृषि का वैश्वीकरण कहा जाता है उसको। अब देखते हैं क्या लिखना है। कृषि बीजों और तकनीकों को दूसरे देशों के साथ साझा करने की प्रक्रिया को कृषि का वैश्वीकरण कहा जाता है। कृषि के वैश्वीकरण के बाद हर देश को लाभ मिला। कृषि के वैश्वीकरण के निम्नलिखित लाभ यहाँ पर दिए गए हैं। ये डेफिनेशन देनी है। कृषि के वैश्वीकरण यानी कि दूसरे देशों के साथ अपनी तकनीकों को साझा करना, अपने बीजों को साझा करना, तो वो चीज़ है कृषि का वैश्वीकरण, और फिर उसके हमें फ़ायदे बताने हैं। तो 4 फायदे हमसे पूछे गए थे, 4 सफिशिएंट रहेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी। कृषि के वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत से हुआ, यानी कि हमें जो है एक ऐसी नस्ल मिल गई, सभी देशों ने साझा करा जब, कि जिससे जो है ज़्यादा पैदावार हो सकती थी। बुनियादी ढांचे में निवेश, ऋण से विस्तार, ऋण होता है कर्जा, तो कर्जे में बढ़ोतरी, विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ इस नवाचार के कारण आधुनिक इनपुट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि जो लोगों को पैसा मिला, नई टेक्नोलॉजी मिली, उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट भी हुआ दूसरे देशों में लोगों ने किया, तो उससे जो है पैदावार, उस देश का जो भी सामान बनता था वो ज़्यादा बनने लग गया। अब प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात को बेहतर बनाया गया है। ये क्या है, यहाँ पे कोमा आना चाहिए था आई थिंक। जीन क्रांति, कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को भी लाभान्वित करेगी। जीन क्रांति होती है, यहाँ पे ये जो है ना सह लिखा हुआ, यहाँ पे कोमा था, इन्वर्टेड कोमे टाइप के, तो देखो जीन क्रांति होती है, यानी कि जो जनरेशन होती है ना, जो साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा मतलब साइंस के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए जीन, वो वाला जीन है ये, तो उसकी जो है क्रांति ने जो है किसानों को और भी ज़्यादा फायदा दिया। मतलब कई सारी नस्लों को मिलाकर एक नई टाइप की नस्ल जो है बनाई जाती है, तो ये जो है जब बहुत सारी नस्ल हमारे पास होंगी तभी तो वो कर पाएंगे, तो वो चीज़ का भी इसको जो है वैश्वीकरण से वो फायदा भी लोगों को मिला है, देशों को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायद ऋतु की किन्हीं 2 फसलों के नाम बताइए। देखो पहले तो आपको ऋतुओं का पता होना चाहिए। 3 प्रकार की जो है फसलें उगती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की, ठीक है, 3 ऋतुओं के हिसाब से उगती हैं वो। अब देखो याद रख लेना कैसे, वैसे गांव से है तो उनको तो पता होगा, बस वो ऐसे भूल जाएंगे रबी की कौन सी है और खरीफ की कौन सी है। देखो रबी की ऐसे याद कर लो, ऐसे रजाई और सर्दी का मौसम में आएगी वो, ठीक है, ठंडा मौसम है तो ठंड में जो जो उगाते हैं, क्या उगाते हैं, क्या बो रखा है आप लोगों ने, गेहूं बो रखा है गाँव में, है ना, चना उगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जो चीज़ें हम उगाते हैं वो रबी की फसलें हो जाती हैं। और वैसे ही जो मतलब अगर आपको खरीफ की करनी है तो ख़ै से याद कर सकते हो, ख़ै से फसलें खराब हो जाती है। खराब कब होती है, गर्मी में, तो गर्मी के मौसम की फसलें चावल हो गई या बाकी चीज़ें, तो वो आप बता सकते हो। चावल, जवार, मक्का, ये सारी चीज़ें, बाजरा वगैरह, वो उसी टाइम में उगाई जाती हैं। अब देखो जायद की फसलें, ये वो मौसम होता है जब जो है ये जो रबी की फसलें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद में, और एक टाइम मिलता है हमको बीच में थोड़ा सा, 1-2 महीने का, और उस दौरान जो फसलें उगती हैं वो है जायद की। तो उस टाइम पे क्या क्या उगाते लोग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ऐसी फसलें तो उगाते हैं, तो वही है जायद ऋतु की फसलें। देखो ये मैंने समझाया अच्छे तरीके से, तीनों में से कोई सा भी पूछ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ वहाँ पे कि कौन से वाला बताना है आंसर।
कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक यानी कि व्यापार करने के लिए जो खेती करी जाती है। जैसे आजकल गांव में भी जो है गन्ना उगाते हैं, गन्ना घर में थोड़ी ना यूज करना, उनको बेच के आना है, तो वो है वाणिज्यिक कृषि, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फसलें उगाने से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है? तो कौन सी फसलें उगाने से, जिनमें जो है बीज होते हैं, दाल जैसी फसलें, जैसे दलहन, ज्वार, मक्का, ऐसी फसलें जब हम उगाते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे साइड में ये उगाते हैं, ढांचा उगाते हैं, एक मतलब नाम ही ढांचा है उसका, अब जिन्होंने उगाया होगा वो जानते होंगे। तो ऐसे अलग अलग टाइप की फसलें उगाते हैं लोग, मूंग की दाल उगा दी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो भूमि की प्राकृतिक उर्वरता है उसको बढ़ा देते हैं। जितनी भी दालों वाली फसलें हैं ना, जिनमें बीज आते हैं, फलियां आती हैं, वो सारी फसलें जो हैं, इनमें आप उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, रोपण कृषि किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है, रोपण यानी कि रोप दिया, हाथों से जिस फसल को लगाया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। उदाहरण भी देना हमको कुछ। देखते हैं, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब है एक ही फसल बहुत बड़े इलाके में बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योग में कच्चे माल के, यहाँ पे वेफ नहीं आएगा, क्या आएगा, के रूप में प्रयोग होता है। भारत में जैसे चाय हो गई, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रोपित करने वाली जीरी, ये जो है धान भी इसी में आती है। तो ऐसे जो है जिनको हम हाथों से उगाते हैं बेचने के पर्पज से, क्योंकि देखो कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसको आप हाथ से उगा रहे हो और बेचना नहीं है, सबको बेचने के पर्पज से ही उगाया जाता है। गन्ना है, गन्ने को मतलब ट्रैक्टर मतलब काट के वो हाथों से दबाया जाता है ट्रैक्टर से, उसमें खालियां बनाते हैं किले में, और उसके बाद उनको हाथों से काट काट के दफनाया जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे प्रोसेस सभी फसलों में ऐसा ही है। वो सारी फसलें उगाते हैं जिनको हमें सिर्फ बेचना होता है, उन्हीं को रोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, जंगलों को काटकर व जलाकर कृषि करना खालिस्तान का एक उदाहरण है। झूम खेती का है या वाणिज्य है? तो वो कौन सी है? झूम खेती। झूम बराबर झूम, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं उसको, अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पे इसको। प्रश्न नंबर 8, कृषि को परिभाषित करें और चावल की खेती की व्याख्या करें। यानी कि कृषि क्या होती है वो बताना, और फिर चावल की खेती कैसे उगती है वो हमें बताना है। अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना कृषि कहलाता है ना। जो अलग अलग फसलें उगाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसको हम खेती कहते हैं। चावल की खेती के बारे में देखते हैं अब। चावल एक खरीफ की फसल है, सबको याद हो गया, खरीफ यानी खराब। और कब उगाते हैं इसको याद होगा गाँव में रहने वालों को, गर्मियों में, है ना, गर्मियों में बोते हैं ना। तो गर्मियों में कौन सी सीजन आता है? खरीफ का। तो खरीफ की फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ये सी आना चाहिए था यहाँ पे, सेल्सियस से ऊपर, और उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखो ये कहने की बातें हैं यार, पहले के ज़माने में ना कुएं से पानी निकाला जाता था। उस टाइम पे पता नहीं किताब लिख दी होगी, हो सकता है उस टाइम की बातें हम कर रहे हैं कि भाई 25 डिग्री से ऊपर का तापमान चाहिए, इतनी बारिश चाहिए। इतनी बारिश इसीलिए चाहिए क्योंकि पानी हमारे पास इतना नहीं होता। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ट्यूबवेल से दे के पानी जो है भर देते हैं खेतों को। तो जो भी है इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए कहते हैं 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वार्षिक वर्षा वहाँ पे होती है तो ही हम चावल की खेती कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे आजकल तो जहाँ नहीं होती वहाँ भी कर लेते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल उत्पादन में भारत का यानी हमारे देश का कौन सा नंबर आता है चावल उगाने में? वो है दूसरे नंबर पे आते हैं हम दुनिया में जो है चावल उगाने पे। चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये ध्यान रखना, ये लिखने में भी काम आएगा आंसरों में, मतलब आप जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे इन टॉपिक्स के वो अपने आप याद हो जाएंगे आपको। रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहीं पे रबड़ जो है उगाई जाती है। ये वही मौसम है, देखो ऊपर वाले में भी यही है, नीचे वाले रबड़ भी इसी मौसम में उगाई जाती है। किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? वो है भारत। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है
जिंदा रहने के लिए जो खेती करते हैं हम लोग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह, जिंदा रहने वाली खेती। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कुदाल और खोदने वाली छड़ियों जैसी आदिम उपकरणों, आदिम यानी कि पुराने जो जमाने के उपकरण थे, और पारिवारिक सामुदायिक श्रम की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यानी कि जहां पर जमीन मिली वहीं पर जो है थोड़ा बहुत कुछ उगा लिया। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि हो सकता है बारिश हो गई, बारिश के भरोसे है भाई, पानी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सूख गई फसल, है ना। मिट्टी अच्छी है तो फसल ठीक ठाक हो जाएगी, नहीं है तो खराब हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों पर मतलब भगवान भरोसे है ये खेती, इसी को कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जिंदा रहने के लिए बस जो खेती कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम चलाओ, उसको ये कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, यानी व्यापार करने वाली। इसका दूसरा नाम है व्यावसायिक कृषि। तो ये किसे कहते हैं, सेम ही आंसर आपको लिखना है। व्यापारिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक दानों की उच्च खुराक का उपयोग है, जैसे उच्च उपज वाले किस्म, HYV के बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। ये सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा उगाना बस हमको, क्योंकि हमको तो बेच के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम या कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, कृषि प्रणाली किसे कहते हैं। ये खेती का प्रकार ये है एक, जिसके अंदर जो है हम थोड़ी थोड़ी जगह पे खेती करते हैं, फिर चले जाते हैं छोड़ के, फिर थोड़े सालों बाद फिर आते हैं, ऐसी होती है खेती। जंगलों में होती थी पहले ये, अब जो है अब तो बंद ही हो गई ऑलमोस्ट हर जगह पे ये, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बस किताब में इसको। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे जंगल वगैरह के इलाके हैं। किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करके यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं है, अब जंगल है या झाड़ियाँ उगी हुई हैं, उसको साफ करके अनाज और अन्य खाद्य फसलें पैदा करता है खाने के लिए। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है 1-2 साल में, तो किसान खेती के लिए भूमि का एक नया टुकड़ा स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि नई जमीन पर चले जाते हैं। नई जमीन को ऐसे ही साफ किया जाता है, उसे साफ कर देते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण प्रकृति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने की अनुमति देता है। फिर से जो पहले वाली जमीन जो हमने खाली छोड़ दी है, उसमें जो है झाड़ियाँ वगैरह उगाती हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, वो भर जाता है वापस से, और हम जो है नई जगह खेती करते हैं। ऐसे ही जो है ये प्रोसेस चलता रहता है नॉन स्टॉप, और इसे ही हम कहते हैं झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि। अब इसमें जो है दिक्कत क्या थी भाई, इतनी पब्लिक हो गई है तो हर जगह ऐसे झूम बराबर झूम कैसे खेलेंगे, तो सबके जो ज़मीनें हैं वो उनके नाम कर दी गई, भैया ठीक है तुम्हारे पास ये किला है इसमें करो, और उसकी वजह से अब लोग वहीं पे अटके हुए हैं कि यहाँ इस जगह पे है तो इसी जगह पे तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। अब तुम ऐसे झूम बराबर झूम नहीं खेल सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, इसका क्या उपयोग है। जूट को जो है सुनहरी रेशे के नाम से जाना जाता है। जूट यानी कि जिसकी बोरियां देखी होंगी ना, जूट की नहीं देखी क्या, याद नहीं है, बोरियां जो होती है यार, जो जिसमें खड़ बिनोड़े आते हैं, वो वही वाली बोरियों की बात कर रहा हूँ। सण की खाट देखी होगी तुमने, वैसा सा ही है हमारा जूट, उसी को कहते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिनके घरों में गांव में तो पहले सण उगाया जाता था, उसकी जो बेहतरीन नस्ल है ना, मतलब एक पौधा होता है वो बाकायदा पूरा, उस पौधे के कुछ बीच में से जो धागे वो बहुत चमकीले होते हैं, बाकी कबाड़ा सा होता है। जो कबाड़ा सा है उसकी बोरियां वोरियां बन जाती हैं। जो अच्छा है, जैसे जैसे अच्छी नस्ल भी तो होती है, उसमें बीच में थोड़े धागे होते हैं, इसी वजह से उसको सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरे रंग का वो दिखाई पड़ता है। जूट का उपयोग रस्सियां, बैग, कपड़े और कई अन्य दैनिक जीवन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तुम्हें नहीं पता होगा, कपड़े बिकने लग गए बाजारों में कई कई हजार के इस जूट के, ये जो है बोरियों जैसे कपड़े दिखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 17, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट करना है। सब बता दिया था वैसे मैंने तुमको, तुम आंख बंद करके बता दोगे। अब तो रबी की 2 फसलों के नाम बताने हैं, खरीफ की 2 फसलों के नाम बताने हैं, ये भी तुम बता दोगे। अब देखो रबी की फसलें, रबी की फसलें सर्दियों का टाइम कब शुरू होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, और गर्मियों में अप्रैल से जून तक उनको काट लिया जाता है। अब कौन सी उगाते हैं इस टाइम पे, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गई, चना हो गया, सरसों हो गया, बथुआ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इस सीज़न में उगाई जाती है। आलू हो गया, कई सारी जो है फसलें, जिन्होंने जो है खेती करी है उनको तो पता होगा बहुत सारी, बस उनको ये पता होना चाहिए कि रबी वाली कौन सी है। ऐसे याद रख लेना, रजाई यानी सर्दी का मौसम, ठीक है।
अब खरीफ की फसलें देख लो, इसके विपरीत मौसम में ये उगाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ ही खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं और इनकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है और इनको काट के फिर रबी की फसल, रबी को काट के खरीफ की, ऐसे चलता रहता है। इसमें जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उगाने वाली वो है धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये समझ लो सीधी बात है, जो फसलें सर्दियों में तुम लोग इस्तेमाल करते हो वो सारी गर्मियों में उगती है, जो गर्मियों में मिलती है वो सर्दियों में उगती है। समझ गए? हाँ, फलों को हटा देना क्योंकि फल की जो है खेती अलग, वो सीजनल होती है लेकिन वो फसलें नहीं है, काइंड ऑफ वो अलग जो है सेक्टर में चली जाती हैं। ठीक है, ये समझ गए। इस तरीके से तुम्हें याद आ जाएंगे, एक दो एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? देखो, जितना हमको बढ़ा चढ़ा के इस क्रांति के बारे में बताया गया, कुछ समय के लिए ये बढ़िया थी और अब ये बर्बादी का कारण बन चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने खुद ही कर दिया ये। चलो देखो क्या है हरित क्रांति। भारत सरकार ने 1960 और 1970 के दशक में, यानी कि 1960-70 के आसपास एक समय आया था जब भूखमरी थी, तो उस दशक में जो है देश में अनाज की कमी हो गई थी। तो उस दशक में भारतीय कृषि में सुधार के लिए कृषि सुधारों की शुरुआत की गई, अलग अलग, जिसे हरित क्रांति के रूप में हम जानते हैं। इस क्रांति के दौरान किसानों को HYV बीज दिए गए। HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि अच्छी नस्ल के बीज दिए गए और सस्ते ऋण उपलब्ध कराए गए, सस्ते दरों पर जो है कर्जा दिया गया किसानों को। अब इसका जो है उस टाइम तो फ़ायदा मिला, पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दवाइयाँ वगैरह ईजाद की गई थी उस टाइम पे, और उसका नतीजा ये है अब फसलें जो है दवाइयों के बिना होती ही नहीं है और फसलों में इतनी सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट बताए जाते हैं किताबों में, लेकिन बुरे पॉइंट भी आपको पर्सपेक्टिव पता रहने चाहिए। बस आपको बता देना है हरित क्रांति में कि 1960-70 के दशक में हमने जो है अच्छी नस्लों के बीज और सरकार ने जो है ब्याज वगैरह, लोन वगैरह दिए, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त 2 भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां क्या होती है? यानी कि जो है प्रकृति पर जो निर्भर हैं स्थितियां, उनके बारे में बताना है। तो उच्च तापमान चाहिए, गर्मी का मौसम चाहिए, जो कि है पता है तुमको, गर्मियों में गर्मी होती है 25 डिग्री से ऊपर, और उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक की वार्षिक वर्षा। एक साल में 100 सेंटीमीटर पानी भर जाना चाहिए, इतनी बारिश वहाँ पे होनी चाहिए। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। कृषि और उद्योग 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटक है। देखो, खेती है तो उद्योग है, उद्योग है तो खेती है। ठीक है, सीधी बात है, समझ लेना अच्छे से इसको, क्योंकि गाइड वगैरह में बहुत रेयरली ही मिलते हैं ऐसे अजीब से क्वेश्चन। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि भोजन का प्राथमिक स्रोत है, सबको पता है। खेती करोगे अनाज मिलेगा, खाओगे, है ना। जबकि उद्योग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रभारी है, यानी कि वो जो है टोटली डिपेंड करता है कि कौन सी सामान वो बनाएंगे, फिर वो बिकेगा, फिर उससे जो है पैसे आएंगे, फिर वो उद्योग चलेगा, उसका काम है ये। अधिकांश उद्योग कृषि उत्पाद जैसे कपास, कपास से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े सुने होंगे तुमने, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कॉटन के कपड़े बनते हैं कपास के। जूट, जूट से रस्सियाँ बनती हैं, कपड़े भी बनते हैं, बैग वगैरह भी बनते हैं। गन्ना आदि पर निर्भर है, गन्ने से भी तुम्हें पता है गुड़, शक्कर, चीनी वगैरह बनती हैं, और शराब बनती है, शराब के बिना तो आधे लोगों का काम ही नहीं चल रहा आजकल, आदि पर निर्भर है। अब ये जो उद्योग हो गए जिनमें कपास कच्चे माल के तौर पे चाहिए, जूट चाहिए, गन्ना चाहिए, तो ये सारे किस पे डिपेंड है? अगर गन्ना नहीं हुआ तो गन्ने का उद्योग, गन्ने का जो मिल है वो बंद हो जाएगा, वैसे ही कपास की फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी अगर कपास नहीं हुआ। तो वो चीज़ें हैं और ये टोटली एक दूसरे के साथ तरक्की करते हैं। अगर गन्ना अच्छा है, पैदावार ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उद्योग में भी प्रॉफिट है, खेती वालों को भी प्रॉफिट है, बर्बाद है तो दोनों ही बर्बाद हैं। यदि किसी देश में कृषि बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी होता ही है, और इस तरीके से ये एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट भी जाएंगे जब किस्मत खराब होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त
भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके उत्पादन और वितरण का उल्लेख कीजिए। यानी कि कहाँ कहाँ पर हम इसको उगाते हैं वो बताना है हमको, और ये कैसे उगाया जाता है, कौन सा मौसम वगैरह चाहिए वो बताना है। तो परिस्थितियाँ देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी फसल है, वो सबसे बाकायदा अच्छी चीज़ है। गेहूँ एक रबी की फसल है जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब की बार तुम्हें नहीं पता हो कि बार धुंध थी लगभग 10-15 दिन और लगातार थी वो, ठीक है, मतलब सूरज नहीं दिखाई दिया, और तेज धूप ना होने की वजह से अब की बार गेहूं की फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच रखी हैं। तो यही होता है जब फसलें जो है, मतलब अच्छा मौसम तो है, ठंडा मौसम तो है, लेकिन धूप भी साथ में चाहिए होती है। इसके लिए बढ़ते मौसम में समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाएगी, उसमें भी काम इसका चल जाता है। अब वितरण देख लो कहाँ कहाँ उगाते हैं। जहां जहां पर अच्छी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, वहीं पर यह उगता है। खास तौर पे गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य फसल है। उत्तर का इलाका, यानी कि मैप का पता होगा आपको, इंडिया का मैप जो है कुछ ऐसा सा मैप है आपका अपना इंडिया का जो है। अब इसमें जो है उत्तर यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ वाला ऊपर वाला, वहां पर ज्यादा उगता है ये। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य फसल है। हाँ, यहाँ पे थे हम। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है, यानी गंगा नदी पता ना यहाँ से ऐसे जा रही है, और उसके साथ में दक्कन की काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। और प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य देख लो तुम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वहीं पर खास तौर पे गेहूं का उत्पादन होता है भारत के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम ऐसे ही हमको बताना है कपास का भी, यानी कपास की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है और भारत में उत्पादन और वितरण का वर्णन करना है कि कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है। कपास का जो है पहले भौगोलिक देख लेते हैं। इसके विकास के लिए उच्च तापमान यानी गर्मी, हल्की वर्षा या सिंचाई चाहिए होती है। 210 पाले से मुक्त दिन, यानी कि एस्टिमेट होता है इतने दिन में ये फसल पूरी पक जाती है। तो 200 दिन जब पाला ना पड़ा हो तो इतने दिन उसको चाहिए पाले मुक्त दिन, और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। अब इसका वितरण देख लेते हैं। देखो हमारी साइड तुम्हें पता है, इतना थोड़ा रफ आइडिया होगा, हमारी साइड में ठंड होती है, साउथ साइड में ठंड नहीं होती। तो जहाँ पर ठंड नहीं होती वहीं पे उगेगा, सीधी बात है। यहाँ पे तो पाड़ा पड़ा रहता है हर साल, हर सीजन में, मतलब पाड़ा पड़ना ही पड़ना है। ऊपर से तुम्हें पता है खरीफ की फसल है, जब पकने को होगी तभी पाड़ा पड़ जाएगा इसके ऊपर, तो काम तमाम ही हो जाता है लगभग। लेकिन हाँ, उगाते हैं हमारी साइड भी, हरियाणा में भी जो है, भिवानी साइड में, हिसार साइड में उधर उगाई जाती हैं फसल, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव फसल नहीं उगती यहाँ पे फिर भी। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा वाले भी उगाने लग गए आजकल, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी उगने लग गई है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो इफेक्टिव नहीं है। जो क्वालिटी वहाँ के साउथ साइड वाले जो राज्य है वहाँ पर जो कपास उगेगा उसके जितनी क्वालिटी हमारी साइड नहीं उगा सकते, क्योंकि पाला पड़ जाता है तो फसल थोड़ी सी खराब हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही है हमारा, गन्ने के रिगार्डिंग, गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है और वितरण बताना है। ये जो है इनमें से कोई सा एक जरूर देंगे, ये जो मैंने सब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हर बार 4 सेट आते हैं, चारों में एक एक टपका देते हैं, ये तो ऐसा चलता रहता है। वैसे अब की बार तो बोला कि 96% जो पेपर आपका सेम आएगा, तो हो सकता है सेम दे दे सबको, मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। यह एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस, 2 बार सी कहाँ से आ गया, डिग्री सेल्सियस, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी कि ठीक सा मौसम होना चाहिए इसके लिए उगने के लिए। और 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है, कम वर्षा होती है, वहाँ पे पानी की मदद से उगाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी मजदूरों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। चाय में भी ऐसा ही होता है और गन्ने में भी ऐसा ही होता है। वितरण देख लो, ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पे ब्राजील, दूसरे पे है भारत, ठीक है। मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश, यानी कि लगभग अलग अलग इलाकों में भारत के ये उगाया जाता है। वैसे तुम्हें अगर ध्यान दिया हो ना, हरियाणा पंजाब वाले किसी से पीछे नहीं है, बस चाय कॉफ़ी को छोड़ दो, बाकी लगभग सारी चीज़ें हरियाणा पंजाब वाले उगा लेते हैं।
हमारी साइड वैसे उगता है, बहुत गन्ना उगता है, आपकी साइड उगता है तो जरूर बताना कमेंट में, हरियाणा से जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। सेम ऐसे ही हमें उत्पादन और वितरण भी बताना है। चावल के बारे में, चावल एक खरीफ की फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 से ऊपर और उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा चाहिए। ठीक है, देखो याद रख लेना, बहुत आसान है। गेहूं में 50, गन्ने में 75 और इसमें 100। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 25-25 का स्लॉट है बस इनका। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से उगता है। वितरण देखो, चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल भारत में जो मैदानी इलाके वहीं पे उगता है, खासतौर पे जहाँ पे जो है खासतौर पे बिहार वाला जो इलाका है उधर की रेंज में ज़्यादा उगाया जाता है। चावल भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। ट्यूबवेल और नहरों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के और राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल को उगाना संभव कर दिया है। हम लोग तो भाई सब कुछ उसी से उगाते हैं, भगवान भरोसे नहीं है यहाँ पे काम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, भारत में चाय की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए, यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है चाय उगाई जाती है। चाय की खेती एक वृक्षारोपण कृषि है। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है असम, दार्जिलिंग, ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं सारे, और जलाईपुगड़ी जिले की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में भी देश में चाय उत्पादक राज्य है। भारत दुनिया में चाय का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय जो उगती है दुनिया में वो भारत में उगती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय भी भारत में उगती है और सबसे ज़्यादा चाय भी भारत में ही पी जाते हैं। ठीक है, तो ये है, देखो आपको मैप पे अगर ध्यान रहेगा, मैप देख लेना, इनके मैप वगैरह भी है बुक में, तो उससे आपको जल्दी याद रहेगा। देखो मैप बना देता हूँ एक सस्ता सा, काम चलाओ अभी के लिए। ठीक है, देखो ये जो जोन है हमारी, यहाँ पे ये वाला जो पूरा इलाका है, मैप देखा होगा ना, रफ मैप बनाया मैंने, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे पूरे में चाय उगती है, चाय और कॉफ़ी। और नीचे जो है साउथ साइड में भी ऐसा ही है, ऐसे करके यहाँ पे है। तो ये वाली जो जोन है यहाँ पे भी चाय उगाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से छोटे क्वेश्चन की थोड़ी कम उम्मीद करना, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इसमें से, पक्का आएगा। इनमें से इसी चैप्टर में से आएगा जिसके हाईएस्ट सबसे ज़्यादा चांस है। आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी ईयर इसने स्किप नहीं किया चैप्टर ने बड़े क्वेश्चन के लिए। तो जरूर से करना इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के, तभी आपको सारे जो क्वेश्चन मिले वो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अगला चैप्टर देखते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। लोह अयस्क, यानी कि कच्चा लोहा जो जहाँ से मिट्टी से निकालते हैं, लोह अयस्क बुलाते हैं उसको, जिसमें से लोहा निकलता है। तो किस प्रकार का संसाधन है, वो है अनवीकरणीय संसाधन। उसको बार बार नहीं बना सकते। हमें नहीं पता लोहा कहाँ से आया और हमें नहीं पता कि कैसे बनता है ना। तो लोहा है, बस पता है लोहा है और धरती से निकल गया है। तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन है जो कि अनवीकरणीय है, इसको हम वापिस नहीं बना सकते। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, वो है नवीकरणीय है। यानी कि ज्वार कहाँ पे आती है, समंदर के अंदर। समंदर में जो लहरें उठती हैं उससे जो बिजली बनती है, तो उसके बारे में हम बात करें, वो तो उठती रहेंगी, वो प्राकृतिक है और चलती रहती है वो नॉन स्टॉप। तो वो नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, वो है थोरियम। किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण, संचयन, संकेंद्रण होता है, तो वो है अवसादी चट्टानों में। ये डेफिनेशन है अवसादी चट्टानों की। ठीक है, अगर पूछे अवसादी चट्टानें क्या है तो ये बता दो कि इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण, संचयन और संकेंद्रण होता है। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकलती है, एल्यूमिनियम निकलती है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल से जो बिजली बनती है संयंत्र कहाँ पर स्थित है, वो है राजस्थान में। वैसे आपको नहीं पता तो राजस्थान और गुजरात दो ही भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्कोप है, जहां पर हम सोलर पैनल लगा के सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो पैदा कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ होगा, वहीं पे होगा जहां पे धूप सबसे ज़्यादा आएगी, वो है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सबसे उच्चतम कोटि के कोयले का क्या नाम है। कोयला अलग अलग कैटेगरी में आता है, बढ़िया वाला भी पूछ सकते हैं, घटिया वाला भी, लेकिन बढ़िया वाला ज़्यादा पूछेंगे। तो उसका नाम है एंथ्रेसाइट। एल्यूमिनियम के कोई दो प्रयोग बता दो भाई, तुम आराम से बता दोगे एल्यूमिनियम से क्या क्या बनता है।
एल्यूमिनियम का उपयोग रासायनिक उद्योगों और विद्युत वस्तुओं के विनिर्माण में होता है। एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम से और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जहाज भी बनते हैं एल्यूमिनियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण हमको देना है, वो है अभ्रक। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो जैसे मैंने टेबल बना रखी है, पेपर में भी आपको ऐसी ही टेबल बनानी है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में धातुएं कच्चे रूप में होती हैं, अधात्विक में अधातु कच्चे रूप में अधातुएं होती हैं। ये आमतौर पर धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, ये आमतौर पर कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। चमक किसकी वजह से, धातुओं की वजह से। ये आमतौर पर कठोर नहीं होते और उनमें अपनी कोई चमक भी नहीं होती। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, बॉक्साइट और टीन। यहाँ पर उदाहरण है नमक, कोयला, अभ्रक और मिट्टी। तो मिट्टी भी देखो अधात्विक खनिज है, इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, नाम बताओ। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आगमेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। इनकी डेफिनेशन भी चाहो तो याद कर सकते हो साथ में। 4 नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के नाम बताने हैं, यानी कि जिन ऊर्जा संसाधनों का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। जल विद्युत कैसे है, यानी कि डैम, बांध बनाओ और उससे पता नहीं 10, 20, 30, 50, 70 साल जब तक वो बांध चल रहा है तब तक हम उससे बिजली बना सकते हैं। सौर ऊर्जा भी ऐसा ही है, पवन ऊर्जा भी ऐसी ही है, क्योंकि हवा रुक गई तो हम ही रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे ऊर्जा का, है ना। भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो है गर्मी है उससे भी बिजली बनती है। ज्वारीय ऊर्जा, समंदर में लहरें उठती हैं उनसे बिजली बनती है। वो सारे जो है ऐसे ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं ये सारे। वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 दे दिए हैं, 4 पूछे गए थे, तो जो उनसे याद रहे वो लिख लेना 4, ठीक है। लौह अयस्क के प्रकार बताइए। लौह अयस्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक है मैग्नेटाइट, एक है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, हमें खनिज स्रोतों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, यानी कि जो खनिज संसाधन हमें मिल रहे हैं हमें उनको बचाना चाहिए, क्यों जरूरी है ये, खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखे हैं एग्जाम में। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें यह देखना होगा कि खनिजों की खपत से हमारी ज़रूरतें ना बढ़े। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में डेवलप होते जा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये संसाधन ईश्वर के सबसे महान उपकारों में से एक है। अगर हमारे पास ये नहीं होते तो पता नहीं हम भी होते या नहीं होते, और हमें इसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस उपहार का आनंद ले सके। ऐसा ना हो कि हम हमारी ही पीढ़ी में, अपनी जो है जनरेशन में ही जो है इसको ख़त्म कर दें सारे संसाधनों को, और आने वाली पीढ़ी बोले, कुछ ना बोले भाई मर जाएगी वो, कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें उनको बचाना चाहिए। जैसे आजकल देखो मैं बताता हूँ कि इसका रियल फैक्ट बताता हूँ कैसे ये काम करता है, पता भी होना चाहिए आपको। जैसे कि कोयला है, ठीक है, कोयला भी बिजली बनती है कोयले से, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर कोयला ख़त्म हो जाता है हमारे पास में, पेट्रोल है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है जो कि कगार पे है वैसे, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा आने लग गए। पेट्रोल है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, आने वाली जनरेशन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनको एक ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जिससे गाड़ी चल पाए, इसलिए वैसे इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए भी जो लिथियम चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी, पैदल भाग लो भाई, और क्या है, खेती करो, पैदल भागो, बस इतना रह जाएगा। और जानवर पालो, पहले प्राचीन काल में पहुंच जाएगी सभ्यता पूरी, जो तरक्की हमने इतने सालों में करी है जाकर। तो इस वजह से इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, यानी कि इसको सोच संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रेसाइट और बिट्यूमिनस कोयले में अंतर बताना है। ये सबसे बढ़िया कोयला है, ये बेकार कोयला है, मतलब बहुत बेकार भी नहीं, ठीक सा है, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर बताना हमको। एंथ्रेसाइट कोयला, इधर है बिट्यूमिनस कोयला। इसमें 80% से ज़्यादा कार्बन होता है, इसमें 60 से 80 के बीच होता है। यह कठोर, काला और सघन होता है। यह एंथ्रेसाइट से निम्न श्रेणी का होता है, यानी कि सबसे बेस्ट है, उससे नीचे की क्वालिटी है बिट्यूमिनस। यह उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, यह मध्यम गुणवत्ता का कोयला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। बहुत सारे कारण हैं। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल से बिजली बनाने की जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है भारत में। क्या कारण है, भारत में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, धूप आती है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में तेज धूप प्राप्त होती है। भारत में खाना पकाने, जल तापन यानी जल को गर्म करने, स्थान तापन जगह को गर्म करने, फसल सुखाने आदि के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक विकसित कर ली है। यह ऊर्जा का प्रचुर
ऊर्जा प्रचुर, अक्षय और सार्वभौमिक स्रोत है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सोलर पैनल लगा दी तो ये है कि बिजली बन रही है, फिर अगले दिन बोले ना मैं नहीं दे रहा तुझे बिजली, ऐसा नहीं है ना। तो वो नॉन स्टॉप आती रहती है लंबी ड्यूरेशन तक। तो ऊर्जा का जो है बहुत बड़ा संसाधन है सूर्य, और हम इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि यहाँ पे गर्मी निकलती है, सूरज की गर्मी, तेज धूप आती है, तो वो चीज़ है। यह प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण फट फट की आवाज़ नहीं आती, जैसे इंजन चलाने से आती है या फैक्ट्रियाँ चलाने से आती है। तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता, आवाज़ भी नहीं होती, है ना। कोई सा भी प्रदूषण नहीं होता जो हम पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, कोई से टाइप का नहीं होता। जबकि कोयला चला के फैक्ट्रियाँ जो बिजली बनती है उससे प्रदूषण होता है, डैम बना दिए उससे भी प्रदूषण होता है, नहीं पता हो तो कई सारे नुकसान होते हैं। लेकिन इसके जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होते, हाँ थोड़े बहुत होते हैं इस चीज़ के, लेकिन ज़्यादा नुकसान हमें देखने को नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज क्या होते हैं। लौह खनिज के प्रकार बताने हैं और उनकी व्याख्या करनी है, उनके बारे में भी बताना है। खनिज क्या होते हैं, परिभाषा देने, डेफिनेशन करनी है। भूविज्ञानी खनिज को एक निश्चित, यहाँ पे से डैश है, एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ समरूप प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकृति में खनिज विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। चट्टानें सजातीय पदार्थों का संयोजन है जिसे हम खनिज कहते हैं। यानी कि चट्टानों के अंदर से कुछ पदार्थ हमको मिलते हैं जो हमारे काम के हैं, सीधी बात है, उनको हम खनिज बुला देते हैं। खनिज अलग अलग टाइप के हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज यानी कि जिनसे हम बिजली बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। अधात्विक जिससे अधातु निकलती है, धात्विक जिनसे धातु निकलती है। लौह अयस्क का वितरण देख लेते हैं। लौह अयस्क बुनियादी खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी कि हर चीज में लोहा जरूरी है, लोहे के बिना कुछ नहीं है। भारत लौह अयस्क में काफी प्रचुर संसाधनों से संपन्न है। भारत अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों में से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। प्राकृतिक गैस जो है प्रकृति से मिली है, जो कि डायनासोर मर के वो गैस बनी थी वो वाली, और बायोगैस जो है गोबर से बनती है। तो इनमें अंतर स्पष्ट करना है क्या है। बायोगैस से क्या अभिप्राय है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको सिर्फ ये बायोगैस वाला सेक्शन लिख देना है। अंतर देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। बायोगैस यह ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि ये तो प्रकृति ने दे दिया, ये हम खुद बना रहे हैं। यह पेट्रोलियम भंडारण के साथ पाया जाता है। पेट्रोल जहाँ पे स्टोर होता है ना जमीन के अंदर, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है उसके ऊपर ये गैस मिलती है। इसे जो है जैविक कचरे के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है, यानी कि हम बना सकते हैं घर पे ही। इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं और इसके निर्माण में 1-2 हफ्ता लगता है और तुम्हारी गैस इंजन चालू, ठीक है। और इसके लिए आपको बस गोबर चाहिए और इसके लिए जो है कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति का शोषण करना पड़ेगा बस आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम से ही पता लग रहा है, वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, और अवाणिज्यिक यानी कि जिसको बेचना नहीं है वैसी वाली ऊर्जा। देखो पढ़ते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा और इधर है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, यह अवाणिज्यिक ऊर्जा, दोनों लिख सकते हो जैसा आपको सुविधा लगे। यह जो है कुछ मूल्य पर उपलब्ध है, पैसे लगते हैं ना, जैसे बिजली आती है आपके घरों में पैसे लगते हैं उस चीज के। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसको जो है एक बार खत्म हो गई है स्रोत तो हम वापस नहीं ला सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे वाणिज्यिक स्रोत है, इन्हीं से ऊर्जा बनाई जाती है और इनके लिए पैसे लगते हैं, बड़े स्केल पर इनको बेचा जाता है। गैर वाणिज्यिक देखो ये निःशुल्क उपलब्ध है, कोई पैसे नहीं लगते। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है लकड़ी, कृषि अपशिष्ट आदि। अब देखो खेती से फसल में से कबाड़ा बचता है, लकड़ी है, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है कि तुम पेड़ को उड़ा उड़ा के बोलो ये तो पेड़ तो कभी खत्म ही नहीं होगा, भाई उगाते भी चलो साथ में, है ना। तो वो चीज़ है, अगर साथ में संभाल के इस्तेमाल कर रहे हो तो ये खत्म नहीं होंगे। जबकि कोयला, पेट्रोलियम कितना भी संभाल लो तुम वापिस तो नहीं बना सकते ना इसको, तो इसको बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। हाँ हम जो है तब तक इधर दूसरी गैलेक्सी में घूम के आ जाएंगे, तब तक बने मिलेंगे हमको, है ना। तब तक हो ही जाएगा अपना प्रोग्राम भी कि हाँ चलो कोयले का जुगाड़ हो गया तब तक। तो ये सीन है, इसीलिए इनको जो है संभाल कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये नवीकरणीय स्रोत है, जबकि ये वाले नहीं हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5। अब देखते हैं चैप्टर 6, विनिर्माण उद्योग। इसमें जो है हम फैक्ट्रियों की बातें करेंगे खास तौर पे। कौन सा उद्योग चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, वो है लौह और इस्पात उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट या तांबा, तो क्या है बॉक्साइट का। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्यूमिनियम उद्योग।
ये वैसे मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था आपको। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? संयंत्र यानी कि डिवाइसेज निर्मित करता है, यानी कि कौन सा उद्योग है वो? सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब उद्योग को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज। तो वो जो है इसको डेवलप करती हैं, आईटी सेक्टर जो है वो। सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित करें। सार्वजनिक यानी कि जो सबका है, जो उद्योग सबका मतलब तुम्हारे घर का नहीं है, सरकार का, ठीक है। जो उद्योग सरकार के स्वामित्व और संचालन में होते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है, क्योंकि सरकार सबकी है तो उस पर्पज से वो उद्योग सबके लिए हुआ। जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया, इसकी मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं है अभी के लिए। तो ऐसे जो है कंपनीज के नाम है ये। तो ये जो है सार्वजनिक उद्योग है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये मैप में आता है, भर भर के मैप आता है इसमें से, बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में। वैसे मैप वाली वीडियो देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ में, याद रख लेना इसको। कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक खालिस्तान क्षेत्र का उपक्रम है, तो कैसा सेक्टर का है वो? निजी की सार्वजनिक? तो वो है सार्वजनिक, यानी कि सरकारी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। आपने देखा होगा ना ये पेट्रोल पंप पे लगे लिखे होते हैं OIL, तो वो वाला है ये ऑयल। कृषि पर आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं? इनके 2 उदाहरण देने हैं। कृषि उपज से कच्चा माल प्राप्त करने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जैसे जूट का उद्योग, कपास उद्योग, गन्ना उद्योग इत्यादि। हल्के उद्योग किन्हें कहा जाता है? हल्के यानी कि जिसमें सामान हल्का होता है। हल्के कच्चे माल का उपयोग करने वाले और हल्के माल का उत्पादन करने वाले उद्योगों को हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पंखे, बल्ब, घड़ियां वगैरह बनाता है, हल्की हल्की चीजें हैं लेकिन महंगी बिकती हैं वो, तो इनको हम हल्के उद्योग में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण की परिभाषा देते हुए सूती वस्त्र उद्योगों की व्याख्या कीजिए। विनिर्माण क्या होता है, परिभाषित कीजिए। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ ये जो सेंटेंस है यहाँ तक लिखना है, पूरे उसके लिए हमको जो है पूरा आंसर लिखना है सारे का सारा। विनिर्माण उद्योग देखते हैं पहले। कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं के मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास हमने कुछ चीज़ें हैं वो सस्ती है, जैसे गन्ना है, गन्ना का रेट ठीक है 350 के आसपास कुछ है। अगर हम उसको जो है उसमें से जूस निकाल के बेचे 10 रुपये का, एक गन्ने में से 4 गिलास निकल जाएंगे, एक गन्ना मिलेगा 5 रुपये का और बेच दिया हमने कितने का, 4 गिलास भी निकल गए, 10 चौके 40 रुपये का, तो वो प्रॉफिट है एक्स्ट्रा हमारे पास में। तो वैसे ही जो है हम कच्चे माल को मूल्यवान, ये तो मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, वैसे ही जो है फैक्ट्रियों में भी होती है ये चीज़ें बड़े स्केल पर, तो उसको हम जो है कच्चे माल को जो है कीमती चीज़ों में बदल देते हैं और उसको हम विनिर्माण कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं अब। प्राचीन भारत में, इसके बारे में पूरा हमको लिखना, बस व्याख्या देनी है, जो भी हमें पता है वो बता देना है। प्राचीन भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीक से किया जाता था, यानी कि हाथों के चरखे वगैरह होते थे उनसे बनाते थे कपड़े वगैरह। 18वीं सदी के बाद पावर लूम का प्रयोग शुरू हुआ। पावर लूम यानी कि जो बिजली से चलते हैं, जो मील होते हैं, तो वो उनकी शुरुआत हो गई। प्रारंभिक वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र में केंद्रित था, क्योंकि जहां कपास होगा वहीं पर ये सूती वस्त्र यानी कॉटन के जो कपड़े हैं वहीं पे उगेंगे, जहां कॉटन होगा कपास होगा। कच्चे कपास की उपलब्धता, बाजार, सुलभ बंदरगाह सुविधाएं सहित परिवहन, श्रम, नम जलवायु आदि ने इसके स्थानीयकरण में योगदान दिया, यानी कि वो सारे जो उद्योग है ज़्यादातर वहीं पर बस गए। उसके पीछे यही कारण है, बाजार पास में था, दूसरे देश में भेजना वो पास में था, कच्चा माल वहीं पर था, है ना, मजदूर वहीं पर थे, सब कुछ तो था। जब सब कुछ था तो वो दूर क्यों जाएंगे। इस उद्योग का कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध है और यह किसानों, कपास तोड़ने वालों और ओटना, कताई, बुनाई, रंगाई, डिजाइनिंग, पैकिंग, सिलाई में लगे मजदूरों को आजीविका प्रदान करता है। यानी कि किसान से लेके आखिर तक फैक्ट्री में जो जब तक वो कपड़ा पूरा बन नहीं जाता तब तक जितने लोग बीच में आते हैं सबको ये रोजगार देके बैठा हुआ, और बहुत सारे लोगों को रोजगार इस उद्योग ने दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम बताने हैं। तो वो है कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल नहीं है तो फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएंगे वो दूसरी जगह। उपयुक्त जलवायु, जलवायु अच्छी नहीं है, पता लगे यहाँ पे जैसे हरियाणा, मतलब ये मान लो
हिमाचल में जो है हमने फैक्ट्री लगा दी एक कपास की, ना तो वहाँ पे कच्चा माल है, जलवायु के नाम पे वहाँ बर्फ पड़ी रहेगी, अटका रहेगा मामला, फैक्ट्री बंद रहेगी। तो ऐसे जो है प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उद्योग स्थापित नहीं होते। वो सारी चीज़ें देखते हैं। उपयुक्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता, वहाँ पे परिवहन की भी थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि रास्ते टूट जाते हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं। तो वो एक ऐसा इलाका ढूंढते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हों, सारी सुविधाएं भी मिल जाए, सस्ते रेट में भी मिल जाए, और वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। आधारभूत नाम से पता लग रहा है जिसका जो सभी उद्योगों के लिए जरूरी है उसी को आधारभूत कहते हैं। आधारभूत उद्योग अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम कुछ बुनियादी उद्योग हैं। यानी कि समझो वो उद्योग जो मतलब जैसे फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि सामान बनाती है, वो एक उद्योग है। लेकिन एक फैक्ट्री है जो सामान बनाती है दूसरी फैक्ट्रियों के लिए ही, तो उसको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। यानी कि वो फैक्ट्री अगर सामान नहीं बनाएगी तो वो दूसरी फैक्ट्रियां हैं वो भी नहीं चल पाएंगी। तो वो उस टाइप के उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे तांबे के तार बनते हैं, अगर कोई भी फैक्ट्री तार ही नहीं बनाएगी तो फैक्ट्री में मशीनें कैसे चलाएंगे वो लोग, है ना। तो उसके बिना तो सारा काम ही अटक जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा नहीं होगा, स्टील नहीं होगी, इस बात को बोलते हैं स्टील। तो लोहा नहीं है, स्टील नहीं है, तो मशीन कैसे बनेगी, मशीन नहीं बनी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, है ना। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनते हैं। अगर एल्यूमिनियम नहीं है तो फिर वो इक्विपमेंट कैसे बनेंगे, फिर वो काम कैसे चलेगा, तो सारा काम अटक जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास संभव नहीं है और उद्योग लगाने भी संभव नहीं है। उन्हीं उद्योगों को जिनके भरोसे सारा कुछ चल रहा है उन्हीं को कहते हैं आधारभूत उद्योग। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के ऊपर। तो अलग अलग टाइप के उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के हैं, निजी उद्योग जो खुद के हैं, जैसे मैंने फैक्ट्री लगा ली मेरा उद्योग है। संयुक्त उद्योग यानी कि कई सारे जो लोग हैं वो मिलकर कर लेते हैं, एक दो बंदे ने साझा कर लिया। सहकारी उद्योग जिसमें सरकार की और लोगों की जो है मतलब साझेदारी होती है, तो उस टाइप के भी उद्योग होते हैं। तो ये सारे टाइप के उद्योग देखे जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए। तो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये सारे बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी बिजली की जो भी चीज़ें बनती है वो इन्हीं सेंटर्स में ज़्यादा बनाई जाती हैं। भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। जैसा कि हमें पता है जहाँ कच्चा माल वहीं पे फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री बोलते हैं वैसे इसको। तो देखो क्या रीजन है, वही है ये यहाँ पर भी। भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है, मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे, क्योंकि जूट उत्पादक क्षेत्र, कम विस्तृत जल परिवहन, जूट मिलों को कच्चे माल की सुविधा के लिए सड़क मार्ग, रेलवे और जल मार्ग के अच्छे नेटवर्क द्वारा समर्थित है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर है और इस वजह से वहीं पर जो है पश्चिम बंगाल में ही सारी जूट मिलें देखने को मिलती हैं। सीधे शब्दों में कहीं वहीं पे जूट उगता है और जूट उठा के वो बंगाल छोड़ के जो है गुजरात नहीं जाने वाले जूट को उठा के, है ना, कच्चे माल को फिर वहाँ से इधर उधर ढोते फिरेंगे। तो वो दिक्कत ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। इस वजह से जहाँ पे कच्चा माल है, जैसे कपास है, कपास गुजरात, महाराष्ट्र उधर के इलाके में उगता है, तो वहीं पर जो है फैक्ट्रियाँ हैं उसकी, उद्योग है उसके। वैसे ही जो है पश्चिम बंगाल में जूट उगता है तो वहाँ पे है, जहाँ पर गन्ना उगता है वहाँ पे गन्ने के उद्योग है। इस तरीके से ही स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो सबको पता है भाई उद्योग, सारे उद्योग अच्छे नहीं होते, वैसे ज़्यादातर है ही खराब, लेकिन ज़रूरी भी है। अब हमें बस बताना है कि वो कैसे खराब कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें खराब कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण मानव जाति के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। हाँ, हम लोगों के लिए, और हम लोग ही कर रहे हैं, बाकी जानवरों को नहीं पड़ी है फैक्ट्री बनाने की। उद्योगों के कारण वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण होता है। जितने प्रदूषणों की नस्ल के बारे में तुमने सुना है, सारे प्रदूषण इनसे ही होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। गैसें फैक्ट्रियों से निकलती हैं और फिर लोगों को बीमार करती हैं, फिर अस्पताल चलते हैं, पूरी इकोनॉमी इस पे चल रही है मेरे को लग रहा है। रासायनिक उद्योगों से निकलने वाला धुआं और जीवाश्म ईंधन से जलने से खतरे पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर पढ़ा हो कभी, भोपाल गैस त्रासदी, इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, जहां पर हजारों लोगों की मौत हो गई थी, मतलब एक विस्फोट की वजह से, गैस लीकेज या कुछ हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे फैक्ट्रियों का केमिकल है वो नदियों में डाल दिया, पूरा पानी खराब कर दिया, पीने लायक नहीं छोड़ा उसको। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट कैंसर का कारण बनते हैं। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट लगा रखे हैं
तो उनसे जो वेस्टेज निकलता है उससे कैंसर फैलता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं, और फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती है फड़ फड़ कड़ कड़ की आवाज़ आती रहती है, उससे और परेशानी लोगों को होती है। यानी कि कुल मिला के परेशानी ही परेशानी है। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं चलेंगी तो देश कैसे चलेगा, है ना, वही बात हो गई। तो वो ज़रूरी भी हैं, और इसी वजह से अब सरकार पता क्या कर रही है, अब सरकार उनको शहरों से बाहर निकाल रही है और गाँव में भेज रही है, ताकि जो है गाँव वाले परेशान होते रहे, शहर वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो निम्नलिखित कारण है, देखो सूती वस्त्र, जैसे हमने जूट उद्योग के बारे में पढ़ा कि जूट जो है कहाँ पर उगता है, जूट बंगाल में उगता है, पश्चिम बंगाल में, तो वहीं पर फैक्ट्रियां हैं। वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पर है। अब इसके कारण है बहुत सारे, जैसे कच्चा माल यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा बाजार भी है, बंदरगाह तक परिवहन सस्ता है, सस्ता था, है भी अभी भी। इन क्षेत्रों में जो है सस्ता श्रम, मजदूरी सस्ती मिल जाती है। वैसे सब जगह सस्ती है मजदूरी, तो महंगी हरियाणा पंजाब के एरिया में ही हो रखी है बस, बाकी तो ज़्यादातर राज्यों में सस्ती ही है मजदूरी, और बाकी चीज़ें जो है डिपेंड करती है लोकेशन पर। लास्ट चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, परिवहन की बात करेंगे खास तौर पे। प्रश्न नंबर 1, उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर का नाम बताना है। वो है श्रीनगर, यानी कि उत्तर का। देखो दोनों पूछ सकते हैं आपसे, ये गलियारा उत्तर दक्षिणी में, दक्षिण वाला भी पूछ सकते हैं, शायद कन्याकुमारी आई थिंक इसका, और उत्तर में है जो श्रीनगर है हमारा। तो अगला देखते हैं, परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है। वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन यानी कि पाइपों से जो सामान जाता है। अब तुम बोलोगे पाइपों से क्या जाता है, पाइपों से तेल जाता है, गैस जाती है, तो वो चीज़ें जो है उस देरी को घटा देता है, उसको उठा के नहीं ले जाना पड़ता, बस वही चीज़ें हैं, इंसान नहीं जा सकते उन पाइपों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परिवहन साधन भारत के में प्रमुख साधन है। वो है रेलवे। रेल से ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो सस्ता है थोड़ा सा। परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है, पाइपलाइन की सड़क, तो वो है पाइपलाइन। क्यों? क्योंकि भाई उसमें एक बार पाइप बिछा दी, उसके बाद तो खर्चा ही कुछ नहीं है, बस मेंटेन करना है थोड़ा बहुत। सड़क जबकि बार बार टूटती रहती है, स्लाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पंगे होते रहते हैं। भारत के किसी एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताना है। भारत के कोई एक अंतस्थलीय जलमार्ग का नाम बताना। अंतस्थलीय यानी कि जब मतलब जो देश के अंदर से जो रास्ते जा रहे हैं जल के थ्रू, तो उनके बारे में बात करनी है हमको। एक बताना है, तो वो है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी, जो कि 1620 किलोमीटर की है, तो उसमें जो है ये जलमार्ग है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दो प्रमुख पतनों के नाम बताने। पतन होते हैं बंदरगाह, बंदरगाह भी लिख सकते हैं, पतन भी लिख सकते हैं। तो वो क्या है, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन, गुजरात में है कांडला समुद्री पतन। हमारा जो उत्तर भारत है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी का जो सामान जाता है ज़्यादातर वो इस पोर्ट के थ्रू जाता है, और जो बाहर से आता है वो इस पोर्ट पे ये मुंबई वाले पे आता है ज़्यादातर सामान। तो ये दोनों पॉपुलर हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित दो प्रमुख पतनों के नाम लिखने हैं। तो पहला है, देखो ये हमने देखो अभी कौन से वाले करे थे, पश्चिमी तट वाले। पश्चिम पता है ना, पूर्व पश्चिम का, तो ये है, ये पश्चिम है और ये है पूर्व, ठीक है। तो ये वाला है, इधर के पूछ रहे हैं अब हमसे दो। तो यहाँ पर कौन सा है, विशाखापट्टनम, जो कि इधर की दर्शी पड़ता है, चेन्नई भी इधर की दर्शी पड़ता है, चेन्नई समुद्री पतन। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में सबसे ज़्यादा अखबार किस भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं, वो है हिंदी। अंग्रेजी कौन पढ़ता है, वैसे आजकल पता नहीं लोग अंग्रेजी के पीछे पागल हो रखे हैं, लेकिन समय आएगा देखना तुम, तब अंग्रेजी की कोई इज्जत नहीं बचेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार से क्या अभिप्राय है। संचार यानी कि जो लेन देन होता है, बात होगा, उसको संचार बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, संचार कहलाती है। जैसे मैंने आपको फ़ोन करा तो आपने फ़ोन उठाया, हम दोनों की बातचीत हो गई, तो वो है एक संचार का माध्यम, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब हम आमने सामने बात करें तो भी वो संचार ही है।
जनसंचार माध्यम क्या है? जनसंचार यानी कि जनता के साथ बातचीत। ऐसे तो हमने पर्सनल बात करी संचार में, तो जनसंचार में अलग टाइप का होता है। जैसे लोगों के समूह के साथ संचार को जनसंचार कहा जाता है। जैसे मीडिया में, जैसे मैंने वीडियो बना के डाल दी, अब मैं आपसे, ऐसा तो है नहीं लाइव नहीं, मतलब मैं थोड़ा ऑफलाइन टाइप में हूँ कि हाँ मैंने वीडियो बनाई फिर आपके लिए प्रोवाइड करा दी, अब आप बहुत सारे देख रहे हो, तो वो जनसंचार में नहीं आएगा। जनसंचार वो है कि मैंने जो है आपको लाइव चला दिया और आप में से बहुत सारे मेरे को सुन रहे हैं, तो वो तब आ जाएगा जनसंचार वाले केस में, ठीक है। यानी कि लाइव जैसे भाषण चलते हैं चैनलों पर, वो चीज़ें लाइव गेम चलाए जाते हैं, कबड्डी चल रही है, क्रिकेट चल रहा है, अलग अलग गेम्स चल रहे हैं, तो वो सारे क्या है, जनसंचार हैं। जैसे समाचारों का सीधा प्रसारण, मंत्रियों का सीधा भाषण, लाइव वाला जो चीज़ है वो लाइव जो है जनसंचार में आता है। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए, 2 फायदे। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है, यानी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा इलाका है, उबड़ खाबड़ है, सब बिल्कुल मतलब कोई जगह ही नहीं है ढंग से, उस पर भी सड़क बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, और तो कुछ बनेगा नहीं, सड़क बना सकते हैं वहाँ पे। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है और सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे कि मान लो मैं अपने शहर है पानीपत, तो वहाँ से अपने गाँव तक मैं अपना सामान लाने लगा, सड़क नहीं है, ठीक है, तो पता लग जाएगा मुझे 15-20 किलोमीटर लाने में उसको। और वैसा ही होता है सबके साथ में, अगर सड़कें नहीं होंगी बहुत दिक्कतें होती है, सड़क टूट जाती है, पता है आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो सड़क बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई से जो 2 पॉइंट है वो लिख सकते हो, मैंने 3 लिख दिए एक्स्ट्रा जो है, अगर आप चाहो तो याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज भारतीय रेल के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? तुम्हें पता है रेल में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, लेकिन भीड़ है तो हरामी लोग भी आ जाते हैं। देखो बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं लोग। अब वैसे देखो भाई, बाकायदा कहा जाए तो टिकट भी देनी चाहिए, पैसे लेंगे लोग और फिर जगह भी ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, सब जगह घाटे हैं, तो बिना टिकट यात्रा हो रहे हैं उनको भी घाटा पड़ता है। जंजीर यानी कि जो ट्रेन के अंदर जो चेन लगी होती है रोकने के लिए, अनावश्यक रूप से खींचने से देरी हो जाती है, कोई भी मुँह उठा के खींच देगा, जब तक वो ढूंढ रहे हैं तब तक वो भाग गया उतर के, है ना। व्यवधान उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेनें देर से चलती हैं। अत्यधिक भीड़, ये सबसे बड़ा है भाई, और कुछ हो ना हो टिकट लेने के बाद भी तुम्हें सीट तो क्या, खड़े होने की जगह नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रेल में। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब रेल ज़्यादा चाहिए हमको, और रेल के नेटवर्क भी ज़्यादा चाहिए देश में, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो रखी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर पहला ऑप्शन हो ही जाएगा अपने आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल परिवहन के 2 गुण बताने हैं। 2 अच्छी बातें बता दो भाई। एक तो यात्री और सामान को ढो लेती है भूसे की तरह। रेलवे परिवहन का सस्ता साधन है, इससे सस्ता नहीं है, तभी सब लोग इसमें ट्रैवल करना पसंद करते हैं, भले ही भूसे की तरह ढूंसना पड़े तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के परिवहन में पाइपलाइनों के लाभ बताने हैं। देखो पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये चीज़ें पहुंचानी है, लिक्विड में है या गैस में है, तो इनको हम पाइपलाइन की मदद से पहुंचाते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? यह दुर्गम क्षेत्र, घने जंगल, रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों का परिवहन का सस्ता साधन है, इससे सस्ता कुछ नहीं है। यह वाहनांतरण हानि और देरी को घटाता है। जैसे मान लो मेरे को 100 किलोमीटर दूर जो है तेल का जो है फैक्ट्री लगानी है, तो मैं 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा दूंगा, ताकि मेरे को वहाँ से तेल पहुँचाएंगे और इंस्टेंट मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे होता है, और इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और ऐसे ट्रक लेके जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इस वजह से जो है इसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कैसे ये काम कर रहा है। आसाम है, आसाम का पता है कितनी दूर है हमसे? मतलब भारत के मैप का जो 7 बहने वाला इलाका है, यहाँ पे जो ये कोने वाला इलाका भारत का, वहाँ पे आसाम पड़ता है। वहाँ से पानीपत में जो है रिफाइनरी है, वहाँ से पाइपलाइन जो है सीधी पानीपत आ रखी है इतनी दूर तक, मतलब बहुत कई 1000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है ये। और ये इतनी लंबी पाइपलाइन आ रखी है, वहाँ से तेल निकालते हैं और सीधा यहाँ पहुँच जाता है। बीच में एक आध जगह और भी कनेक्शन होंगे, बट इस तरीके से ये काम करती है और ट्रांसपोर्ट के खर्चे को घटा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। इन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य है भारत के मेगा सिटीज के बीच समय और दूरी को कम करना। यानी कि बहुत लंबे जो सुपर नेशनल हाईवे होते हैं, सुपर क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जैसे जीटी रोड हो गया अपना, ऐसे ऐसे बड़े हाईवे जो होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, सीधा रोड बिल्कुल एक शहर से दूसरे शहर तक, तो वो वाले होते हैं, उनको ये नाम से जाना जाता है, महाराजमार्ग। भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पतनों के नाम बताने हैं।
वायुपतन यानी एयरपोर्ट के नाम बताने हैं। देखो, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, अमृतसर में भी है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, हैदराबाद में है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। तो ये ऐसे अलग अलग नामों से जो है उनको रखा गया है उनके नाम, और ये जो है 4 हमने बता दिए, जो पॉपुलर है वो बता दिए हमने। और भी हैं काफ़ी सारे, मैप मिल जाएगा, मैप से याद कर सकते हो चाहो तो। अगला क्वेश्चन है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? सबको पता है क्या होता है व्यापार। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना है। लोगों, राज्यों और देश के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय व्यापार में निम्नलिखित प्रकार के अंतर देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार 2 देशों के बीच होता है। स्थानीय व्यापार, अपने ही देश में व्यापार होता है। जैसे मैंने अपनी जो दुकान खोली और वहाँ पे सामान बेचने लग गया तो व्यापार है। मैं दूसरे देश के लोगों को सामान बेच रहा हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। यह समुद्र, वायु और भूमि मार्ग से हो सकता है। यह जो है सड़क और रेलवे के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि समंदर तो है ही नहीं बीच में, तो समंदर से तो होने से रहा। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का सूचक है, यानी कि जितना ज़्यादा व्यापार दूसरे देशों के साथ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी तरक्की होगी। स्थानीय व्यापार का आगे बढ़ना स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अगर हम अपने लेवल पे अपने ही देश में व्यापार करेंगे तो इसका मतलब है हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं अपने आप में ही, ठीक है। तो ये वैसा हो जाता है और हमारी खुद की तरक्की होती है इसमें जो है अपने देश की तरक्की होती है। वैसे देखा जाए तो यार, अगर खुद की तरक्की हो गई, सब लोग खुश हैं, संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से, तो क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, संक्षेप में लिखें। तो देखो, सड़क परिवहन कई मायनों में रेल परिवहन से ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा फायदेमंद है। क्या मतलब, सड़क के फायदे बताने हैं रेल की बजाय आपको। सड़कें आसानी से बनाई और रख रखाव की जा सकती हैं, है ना, पता है, दूसरे दिन उखाड़ के बनाते रहो। सड़कें ऊंचे ढलानों, ऊंचे पहाड़ों पर बनाई जा सकती हैं, जबकि उबड़ खाबड़ इलाकों में रेलवे का निर्माण कठिन होता है और बनती भी नहीं है बहुत जगह। तो सड़कें हल्के, खराब होने वाले सामानों के परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। उपभोक्ताओं के दरवाजे तक सामान पहुंचा सकती है। रेल तो आएगी नहीं तुम्हारे घर पे, है ना, तो सड़कों से ही आएगा सारा सामान। सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? सीमांत यानी कि नाम से पता लग रहा है, सीमा यानी कि बॉर्डर पर जो सड़कें होती हैं उनका क्या महत्व है। किसी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमांत सड़कों का बहुत अधिक महत्व होता है। इन सड़कों की सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच आसान और सुलभ होती है। यह हमारी रक्षा तैयारी को मजबूत करता है। अगर किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई मच गई तो सेना हमारी बहुत जल्दी जो है बॉर्डर पर पहुंच सकती है। ऐसा ना हो कि हमारी सेना रास्ते में जाम में उलझी पड़ी है और वहाँ पर दुश्मन जो है अपने ही लोगों को मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए सीमांत सड़कें बनाए जाते हैं और जिनका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। भारत के विभिन्न परिवहन पर नोट लिखिए। विभिन्न कह रहा हूँ यार, वायु परिवहन पर नोट लिखिए, यानी कि एयर ट्रैवलिंग पर जो है, एयर ट्रांसपोर्ट पर के बारे में बताना हमको। हवाई यात्रा आज परिवहन का सबसे तेज, सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है। यह ऊंचे पहाड़ों, सुनसान रेगिस्तान, घने जंगल, लंबे समुद्री यात्रा विस्तार जैसे बेहद कठिन इलाकों को भी बड़ी आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि जो है खड्डी नहीं लगती, उसको अटकता नहीं है कहीं पे ब्रेकरों में, ना, तो ऊपर से जाता है, कुछ आता रहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाई यात्रा में ने पहुंच को आसान बना दिया है और दूसरे देशों में जाना तो ये जरूरी है, बाकी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है फिर हवाई यात्रा उनमें। तो संचार के कौन कौन से मुख्य साधन हैं? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारत के ऊपर इसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है। वैसे तो प्रभाव दोनों टाइप के पड़ते हैं, बुरे भी अच्छे भी। हमसे जो है अच्छे वाले पूछे गए हैं। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, प्रेस, फिल्म, कंप्यूटर आदि शामिल होते हैं, देश के संचार के मुख्य साधन हैं, जिसमें खास तौर पे मोबाइल और टेलीविज़न, 2 ही चीज़ें हैं खास तौर पे। तो बाकी भी हैं, ऐसा नहीं है बाकी नहीं चलते, लेकिन आजकल इनका ट्रेंड ज़्यादा हो रखा है। संचार की भूमिका देखते हैं अब। भारतीय डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार भी प्रदान करती है, यानी कि पत्र आपने लिखा तो दूसरे को भेजना है, पहले टाइम की बात है ये तो, अब तो नहीं भेजते, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो वो भेज सकते हो आप इसके माध्यम से, और सामान भी भेज सकते हो। संचार मनोरंजन प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों को जागरूकता भी प्रदान करता है। टेलीविज़न के माध्यम से अलग अलग खबरें आती हैं, टाइम पास भी होता है। टाइम पास के लिए तो तुम इंस्टा, यूट्यूब वगैरह ये चीज़ें देखो, मस्त टाइम पास होगा तुम्हारा, है ना। भारत एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्कों में से एक है।
शहरी स्थानों को छोड़कर भारत के 2/3 से अधिक गांवों को पहले ही साइबर ट्रक डायलिंग एसटीडी टेलीफोन सुविधा से कवर किया जा चुका है। और इसको मारो गोली, क्योंकि ये अब नहीं रहा। ठीक है, मतलब कहने की बात है कि एसटीडी लग गई है, लेकिन एसटीडी का जमाना गया, अब टावर लग गए हैं। ठीक है, ये एसटीडी लगे थे 2004 में और तब से इन्होंने अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई है, जो कि अगले साल करेंगे। ये अच्छी बात है थोड़ी सी। भारत में मतलब किताब में अपडेट करेंगे। वैसे एसटीडी अब नहीं रही इस दुनिया में, इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो गया। तुमने वो फिल्मों में देखा है ना, वो फोन सा होता था जो उसको बटनों को घुमाते थे, कर्र 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 ऐसे करके होता था वो। तो वो वाला वो जुगाड़ बता रहे हैं। वो कहाँ है भाई, अब किस दुनिया में बच गया, वो नहीं चला। वो ना इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और अब तक ये एसटीडी पे अटके पड़े हैं। लेकिन किताब में था तो मैंने टेप दिया भाई पॉइंट, और क्या करूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं भारत के अंदर, और सब लोग जो है उनको पढ़ते हैं, उनके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है। यह लघु फिल्में बनाता है, ये क्या है यहाँ पे कॉमा आएगा शायद, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लघु फिल्में, मतलब छोटी बड़ी सारी टाइप की फिल्में बनाता है। और नहीं पता तो बता दूं, भारत सबसे एक साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में भी बनाता है। हाँ, चले ना चले वो फर्क नहीं पड़ता, अच्छी क्वालिटी से मतलब नहीं है, गिनती से मतलब है, गिनती ज़्यादा होती है बस यहाँ की फिल्मों की। परिवहन के साधन बताते हुए रेल परिवहन की व्याख्या कीजिए। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन यानी जमीन वाले, जल परिवहन जल वाले, और वायु परिवहन हवा वाले। अब रेल परिवहन के बारे में बताना है। भारत में माल ढुलाई और यात्रियों के लिए रेलवे परिवहन का प्रमुख साधन है। रेलवे लोगों के लिए लंबी दूरी तक माल के परिवहन के साथ साथ व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसी विविध गतिविधियों का संचालन करना भी संभव बनाता है। परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन के अलावा भारतीय रेलवे 150 से अधिक वर्षों से एक महान एकीकृत शक्ति रही है, यानी कि वो लगातार चलती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है उसके अंदर। भारत में रेलवे देश के आर्थिक जीवन को बांधने के साथ साथ उद्योग और कृषि को विकास को भी गति देता है, यानी कि फैक्ट्रियों का सामान जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है ना बहुत सारा, तो उसकी मदद से जो है सामान में भी लेन देन में भी दिक्कत नहीं होती, जल्दी पहुंचता है, खर्चा कम आता है, वो सारी सुविधाएं भी हमें मिलती है, और साथ में लोग तो जाते ही हैं। परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? देखो, 2 ही चीज़ें हैं। अगर अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, मतलब एक देश है, अगर उसको तरक्की करनी है, उसकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो बातचीत होती है लोगों की, वो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो इसका मतलब वो देश विकसित देशों में गिना जाता है। अब वही चीज़ आपको बतानी है। परिवहन और संचार के सभी तरीके दुनिया को करीब लाने का प्रयास करते हैं। रेलवे हो गया, जल मार्ग, सड़क, एयरलाइनों का एक अच्छा नेटवर्क माल और लोगों को तेजी से यात्रा करने में मदद करता है और किसी देश की जीवन रेखा प्रदान करता है। इसी तरह टेलीफोन हो गए, फिल्म, इंटरनेट, किताब, अखबार जैसे संचार के साधन लोगों के बीच दूरियां कम करने में मदद करते हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लोग दूर से ही उनके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए परिवहन और संचार के साधनों को राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि सब लोग जो है दूर से ही पता लग जाता है, हाँ ये कौन है वो कौन है, तो वो चीज़ में फ़ायदा रहता है। इसके बाद में एमसीक्यू सेक्शन है। एमसीक्यू मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना बाकी की वीडियोज़। और ये अगर पीडीएफ आपको परचेज करनी है तो परचेज भी कर सकते हो वेबसाइट से जाके cclchapter.com। ठीक है, हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो चुकी है और आपको विजिट करके दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर वेबसाइट पर क्या क्या मिलेगा आपको। बहुत काम की जो है ये वेबसाइट है, आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगी। वैसे पता नहीं यार तुम इतनी लास्ट तक वीडियो देख भी रहे हो, अगर कोई वीडियो किसी ने वीडियो कंप्लीट देखी है कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। चलो अब देखो, ये है वेबसाइट, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने आपको अभी कराए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर विद आंसर की पीडीएफ चाहिए वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। सिलेबस वगैरह मिल जाएंगे, पुराने पेपर 2016 से 2023 तक के मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5-5 मॉडल पेपर दिए हैं अब की बार तो बोर्ड ने, वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर वाले मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे बाकायदा, ताकि आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, और बुक्स के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, विजिट कर लेना। और कोई भी अपडेट आता है, जैसे एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ पर अपडेट करूँगा मैं, जैसे भी आ जाता है जो भी अपडेट रहेंगे वो यहाँ पर ऐड होते रहेंगे, न्यूज़ आएगी कोई वो यहाँ पर मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको हरियाणा बोर्ड की इस वेबसाइट पर, तो विजिट ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।